ये एमसी अपनी जिंदगी से कुछ खुश नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, क्योंकि इसे रोज अपनी 9 to 5 जॉब पर बंधुआ मजदूरी करने जाना पड़ता है। लेकिन एक सेकेंड, तुम्हारे पास तो जॉब भी नहीं है। Emotional damage. तो ये बंदा एक दिन अचानक से हार्ट अटैक से मर जाता है और एक इज़ेकाई वर्ल्ड में रीइंकारनेट हो जाता है, वो भी किसी गरीब के घर नहीं बल्कि रईसों के खानदान में, जो कि मेरा बचपन से सपना है। तो इस वर्ल्ड में एमसी का नाम अर्स लोवेंट है, जिसका जन्म समरफोर्थ देश के मिशन राज्य के कनारा जिले के एक छोटे से शहर लैम्बर्ग में हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मैं हिंदी की किताब पढ़ रही हूँ। सो स्टोरी अब डायरेक्टली 3 साल आगे जाती है। तो अब अर्स भी 3 साल का हो चुका है और उसे पढ़ना लिखना भी आता है। वो सब तो ठीक है, पर इसकी हेयर स्टाइल कुछ अजीब नहीं है। अर्स के पास अप्रेजल की एक स्पेशल पावर है, जो कि यहाँ पर किसी के भी पास नहीं है। दरअसल अर्स किसी के भी स्टैट्स देख सकता है, मतलब किसी में क्या क्वालिटीज है। ट्रेनिंग एरिया में बहुत सारे लोग भाले से प्रैक्टिस कर रहे थे। अर्स उन्हीं में से एक बंदे मिलियस के स्टैट्स देखता है और उसे पता चलता है मिलियस एक काफी अच्छा तीरंदाज बन सकता है। अर्स मिलियस से पूछता है क्या उसे धनुष चलाना आता है, पर मिलियस ने तो कभी धनुष उठाया ही नहीं था, क्योंकि उसका मानना है सच्चा मर्द कभी भी दूर से वार नहीं करता, वो सामने से वीरों की तरह लड़ता है। ये बात तो सही है, मर्द लोग सामने से वार करते हैं। अब अर्स मिलियस से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक बार धनुष जरूर ट्राई करे। अर्स के मनाने पर मिलियस मान जाता है और वो अपना पहला एरो शूट करता है, जो कि टारगेट के सेंटर से ज्यादा दूर नहीं था। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो तुक्के से हुआ होगा। जिसके बाद मिलियस और भी एरो शूट करता है और अब सभी को यकीन हो जाता है कि मिलियस के पास तीरंदाजी का टैलेंट है। मिलियस भी ये एक्सेप्ट कर लेता है, जरूरी नहीं है मर्द लोग दूर से भी वार कर सकते हैं। पर अब अर्स यहाँ पर फंस चुका था कि आखिर उसे मिलियस के टैलेंट के बारे में कैसे पता चला। अर्स कह देता है कि उसने बस अंदाजा लगाया था। वो अपनी पावर से किसी के भी स्टैट्स देख सकता है, पर सिर्फ खुद के नहीं। शाम को अर्स अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था और वो अपने फादर रेवन के स्टैट्स देखता है। रेवन एक काफी अच्छे लीडर और एक काफी अच्छे योद्धा हैं। वो अर्स की तारीफ करते हैं कि उसकी आंखें कितनी कमाल की हैं, जो दूसरों के टैलेंट को देख लेती है। ये तो गॉड का एक गिफ्ट है और वैसे भी आगे चलकर अर्स को ही सब संभालना है, इसीलिए उसे अभी से बहुत मेहनत करनी होगी। ये सुनकर अर्स काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो अपना ज्यादातर टाइम पढ़ाई पर ही देता है, क्योंकि वो जानता है ज्यादातर रूलर्स और पॉलिटिशियंस भ्रष्टाचारी हैं, जिस वजह से आम जनता अक्सर परेशान रहती है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा और फ्यूचर में अर्स को भी एक लीडर बनना है, तो उसे ही सब संभालना होगा। अब अर्स चुपके से अकेले ही बाजार जाता है ताकि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके कुछ टैलेंटेड लोगों को ढूंढ सके और अपनी एक सेना तैयार कर सके। पर काफी देर कोशिश करने के बाद भी अर्स को कोई नहीं मिलता और वो थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी वो देखता है एक गरीब लड़के को धक्का मारकर भगाया जा रहा है। असल में ये लड़का एक मैल्कन है। मैल्कन उन लोगों को कहा जाता है जिन्हें दूर देशों से गुलामी करवाने के लिए लाया जाता है। इस लड़के का नाम रिट्स है। अर्स जाता है और रिट्स को एक ताज़ा ब्रेड देता है और जब वो रिट्स के स्टैट्स देखता है तो वो पागल ही हो जाता है, क्योंकि रिट्स हर चीज में बहुत अच्छा है। रिट्स ब्रेड खाने के बाद वहाँ से जाने लगता है और अर्स उसका पीछा करता है। रिट्स कहता है अरे बस कर भाई। पर अर्स तो उसे #अर्स आर्मी में ज्वाइन करवाना चाहता था। रिट्स इस ऑफर के लिए डायरेक्टली मना कर देता है, क्योंकि एक मैल्कन किसी नोबल के साथ कैसे काम कर सकता है। जिसके बाद रिट्स वहाँ से जाने लगता है और उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। अर्स उसे लालच देता है कि अगर वो आर्मी ज्वाइन कर लेगा तो उसे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना खाने मिलेगा। रिट्स खाने के लालच में अर्स के साथ चले जाता है, पर लोवेंट हाउस में रिट्स को अर्स से अलग नॉर्मल बर्तनों में खाना दिया जा रहा था, क्योंकि वो छोटी जात का है। ये देखकर अर्स को अच्छा नहीं लगता और वो अपनी चेयर खींचकर रिट्स के पास जाकर बैठ जाता है और उसके साथ अपना खाना शेयर करता है। मेट्स अर्स को बताते हैं रिट्स को खाना खाकर जल्दी यहाँ से निकलना होगा, पर अर्स तो उनसे लड़ लेता है क्योंकि रिट्स उसका मेहमान है और वो जब तक चाहे यहाँ रह सकता है। खाना खाने के बाद अर्स रिट्स को अपने फादर से मिलवाता है ताकि वो उनकी परमिशन ले सके, पर उसके फादर तो रिट्स को देखते ही मना कर देते हैं, क्योंकि एक मैल्कन उनके आर्मी नहीं ज्वाइन कर सकता। अर्स कहता है भले ही इसकी शक्ल चोरों जैसी है, पर इसमें कूट कूट कर टैलेंट भरा है। रावन फिर भी उसे मना ही करते हैं, क्योंकि एक मैल्कन में टैलेंट हो ही नहीं सकता। जिसके बाद अर्स कहता है कि रिट्स अपना टैलेंट प्रूव भी कर सकता है। रावन रिट्स के साथ 1v1 बैटल करना चाहते थे ताकि वो देख सके कि आखिर रिट्स में इतना कितना टैलेंट है। अगर वो ये बैटल जीत गया तो वो आर्मी ज्वाइन कर सकता है, और इस बैटल में रावन सिर्फ अपना एक ही हाथ यूज करेंगे, क्योंकि वो रिट्स से कई ज्यादा स्किल्ड है। बैटल में जाने से पहले अर्स रिट्स से कहता है अगर वो चाहे तो मना कर सकता है, पर अर्स सच में चाहता
चाहता है कि रिट्स उसके साथ हो। ये सुनकर रिट्स काफी मोटिवेट हो जाता है और वो अर्श से प्रॉमिस करता है कि वो अपना बेस्ट देगा। जिसके बाद ये लोग ग्राउंड में पहुंचते हैं और अपने लिए एक एक प्रैक्टिस स्वॉर्ड चुन लेते हैं। अब इनकी फाइट शुरू होती है और रावन के पहले ही अटैक से रिट्स को पता चल जाता है कि रावन कितने स्ट्रॉन्ग है। रावन कंटिन्यूअसली रिट्स पर अटैक करते जा रहे थे और रिट्स जैसे तैसे उनके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था। वहाँ मौजूद लोग बात कर रहे थे कि आखिर ये मैल्कन खुद को समझता क्या है, उसने सोच भी कैसे लिया कि वो लॉर्ड का सामना कर पाएगा। जिसके बाद रावन रिट्स के शोल्डर पर अटैक करते हैं और वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये सब रावन ने सिर्फ एक हाथ से किया था, पर फिर भी रिट्स हार नहीं मानता। वो अर्श के लिए दोबारा उठता है। वो अपनी पूरी ताकत से रावन पर हमला करता है और उन्हें हरा देता है। वादे के मुताबिक रावन रिट्स को आर्मी में ले लेते हैं क्योंकि उन्हें यकीन था आगे चल के रिट्स उनके लिए बहुत काम आएगा। जो लोग रिट्स को नीचा दिखा रहे थे अब वो भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। जिसके बाद रिट्स को उसका कमरा और नए कपड़े मिल जाते हैं। अपनी नई यूनिफॉर्म पहनकर रिट्स काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो अर्श का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि अगर अर्श ने उसकी मदद ना की होती तो वो सड़कों पर भीख मांगते हुए ही मर जाता। वक्त बीतता जाता है और रिट्स अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा बेहतर कर लेता है। उसने तो अब बैटल्स में जाना भी शुरू कर दिया था, साथ ही वो अपनी पढ़ाई भी करता है। धीरे धीरे घर में सभी लोगों ने रिट्स को एक्सेप्ट कर लिया। मेट्स तो रिट्स की तारीफ करती हैं कि स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ रिट्स कितना हैंडसम है। ये वही मेट्स हैं जो उस बेचारे को गंदे बर्तनों में खाना दे रही थी और अब ये इनको हैंडसम लगने लगा। दोगलापन देख रहे हो। खैर रिट्स अर्श को ट्यूशन देता है जिसमें वो बताता है ये लोग समरफोर्थ एम्पायर में रहते हैं जो 7 किंगडम से मिलकर बना है, पर 203 साल पहले एंसल के किंग ने बाकी 6 किंगडम्स पर भी कब्जा कर लिया और पूरे देश का किंग बन गया। आज उनका एक वारिस जो किंग है वो अभी सिर्फ 8 साल का है, इसीलिए सारी पावर्स उन पॉलिटिशियंस के हाथ में है जो किंग के करीबी हैं। वो लोग बस अपने फायदे के लिए किंग की पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से पूरे देश में लड़ाई और दंगे हो रहे हैं। मिशन किंगडम का गवर्नर काफी बूढ़ा हो चुका है और कभी भी टपक सकता है। उसके 2 बेटे हैं। वैसे तो राजगद्दी बड़े बेटे को दी जाती है, पर यहाँ छोटा बेटा ज्यादा काबिल है। तो गवर्नर के जाने के बाद इन दोनों के बीच लड़ाई तो जरूर होगी। अर्श सोचता है अगर ऐसा हुआ तो उसके फादर किसकी साइड लेंगे। फ्यूचर में अर्श भी एक लॉर्ड बनेगा और कहीं ना कहीं वो भी इन सब चीजों का हिस्सा होगा। इसीलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके काबिल लोगों की एक टीम बनाना चाहता है जिनकी मदद से वो अपने राज्य को ऊंचाइयों तक लेकर जाए। अब रिट्स और अर्श टैलेंटेड लोगों को ढूंढने के लिए टाउन की तरफ जाते हैं। वहीं बाहर रावन अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। वो अर्श से कहते हैं अच्छा होगा कि अगर इन्हें कोई ऐसा मिल जाए जिसके पास मैजिक का टैलेंट हो, क्योंकि मेज बैटल फील्ड में बहुत ज्यादा काम आते हैं और अभी आर्मी में किसी के भी पास हाई लेवल मैजिक नहीं है, इवन अर्श के पास भी नहीं। उसे तो बस मैजिक का के आता है। जिसके बाद ये लोग घोड़े पर बैठकर कनार डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं। यहाँ अर्श बहुत सारे रईस लोगों को देखता है और कहता है वो एक दिन लैम्बर्ग के लोगों को भी ऐसी ही लाइफ देना चाहता है। अब अर्श अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और लोगों के स्टैट्स देखता है, पर फिर भी उसे कोई भी काबिल इंसान नहीं मिलता। सभी के पास बस लो लेवल स्किल्स थी। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी अर्श को कोई नहीं मिलता और वो थक हार कर एक फाउंटेन के नीचे बैठ जाता है। रिट्स उसे हिम्मत देता है कि उन लोगों ने अभी ही शुरू किया है, अभी उनके पास बहुत टाइम है और शाम तक उन्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगा। जिसके बाद ये लोग टाउन को एक्सप्लोर करते हैं। तब अर्श की नजर कुछ गरीब लोगों पर जाती है। उसे रियलाइज होता है कि जो टाउन उसे ऊपर से सुंदर और अमीर लग रहा है, वहाँ ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके सर में छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है और पहनने को कपड़े नहीं है। वो चाहता है कि वो एक ऐसी जगह बनाए जहाँ कोई भी इंसान भूखा ना सोए। रिट्स को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है कि अर्श सभी के बारे में सोचता है और एक टाइम पर वो भी ऐसी ही जिंदगी जिया करता था। जिसके बाद रिट्स अर्श को कुछ खिलाने लेकर जाता है। इतना सारा डिलीशियस खाना देखकर रिट्स का तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई करता है और अपने लिए एक कैंडी लेने जाता है, पर तभी एक बच्चा उसका पर्स छीनकर वहाँ से भाग जाता है। रिट्स बिना वक्त गवाए और उसको अपनी गोदी में उठाता है और उस चोर का पीछा करता है। भागते भागते ये लड़की एक गली में जाती है जहाँ उसे 3 गुंडे पकड़ लेते हैं और बहुत बुरे तरीके से पीटने लगते हैं। अर्श उन्हें रोकता है पर वो लोग अर्श को ही मारने आने लगते हैं, पर रिट्स के होते हुए कोई अर्श को छू भी नहीं सकता। रिट्स अकेले ही सबको धूल चटा देता है और वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद अर्श उस लड़की के स्टैट्स चेक करता है और उसे पता चलता है ये लड़की एस रैंक की मेज है, मतलब टॉप लेवल की जादूगर। इसकी बाकी स्किल्स भी कमाल की थी। इस लड़की का नाम
शार्लेट है और ये एक अनाथ है जो सड़कों पर ही रहती है। अपना पेट पालने के लिए शार्लेट लोगों से खाना भी मांगती है, पर वो लोग इसे मारकर भगा देते हैं और मजबूरी में इसे चोरी करनी पड़ती है। अर्श शार्लेट से डायरेक्टली पूछ लेता है, क्या तुम मेरी #अर्श आर्मी ज्वाइन करोगी? शार्लेट सीधे ही मना कर देती है क्योंकि वो किसी बच्चे की नौकर नहीं बनना चाहती। रिट्स कहता है वो शार्लेट के ओपिनियन की कद्र करता है, पर उसने अर्श का पर्स चुराया है जो कि अब उसे वापस करना होगा। शार्लेट चुपचाप उसे पर्स वापस दे देती है क्योंकि इन लोगों ने उसकी जान बचाई है। अर्श समझ जाता है कि इसे पर्स चुराने की जरूरत पड़ रही है, मतलब इसकी जिंदगी आसान नहीं है और वो उसे अच्छा खाना और सैलरी भी देगा। पर शार्लेट को लगता है अर्श के पास पैसा है तो वो खुद को महान समझ रहा है और शार्लेट के सामने पैसों का घमंड दिखा रहा है। अर्श उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा नहीं है, वो तो बस शार्लेट की मदद करना चाहता है। पर शार्लेट समझना ही नहीं चाहती थी क्योंकि उसे लगता है कि रईस लोग बस गरीबों का इस्तेमाल करना जानते हैं, वो उन्हें गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं। असल में शार्लेट को भी किसी स्लेव ट्रेडर ने एक नोबेल आदमी को बेच दिया था, पर वो उनसे बच के भाग गई थी और ये 3 गुंडे उसे वापस लेने आए थे। अर्श कहता है अगर ऐसा था तो शार्लेट को कहीं दूर देश में भागना था, वो इसी शहर में क्यों रुकी हुई है। तभी वहाँ 4 छोटे छोटे बच्चे भागते हुए आते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है और शार्लेट ही इनका ध्यान रखती है। वो इन छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अर्श को बहुत बुरा लगता है और वो शार्लेट को अपना पर्स खुशी खुशी दे देता है। ये लोग आज की रात कैनार में ही रुकते हैं। अर्श बालकनी में ही बैठा हुआ था और शार्लेट के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके पास रिट्स आता है और उससे कहता है वो समझ सकता है शार्लेट के साथ नोबल्स ने जरूर बहुत बुरा सलूक किया है, इसीलिए वो सभी नोबल्स को उसी नजरिए से देखती है। पर इस वक्त ये लोग कुछ नहीं कर सकते और बहुत रात हो चुकी है, अर्श को अंदर चलना चाहिए। तभी अर्श देखता है वही 4 बच्चे शार्लेट का नाम चिल्लाते हुए कहीं भाग रहे थे। अर्श तुरंत ही उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। बच्चे बताते हैं उन गुंडों ने शार्लेट को पकड़ लिया है। ये लोग शार्लेट को बहुत बुरे तरीके से मारते हैं, पर उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं गिरता और ये देखकर वो लोग बोर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें 2 लोगों को दर्द में तड़पते हुए देखना पसंद है। अब इनकी नजर उस पर्स में जाती है जो शार्लेट को अर्श ने दिया था। वो लोग शार्लेट से पर्स छीन लेते हैं क्योंकि उसमें पैसे भरे हुए थे, पर शार्लेट उठती है और अपना पर्स वापस लेती है और वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती है, पर वो नहीं भाग पाती। ये लोग शार्लेट को और मारने वाले थे, पर तभी वहाँ रिट्स आता है। गुंडे रिट्स की तरफ हमला करते हैं, पर रिट्स अकेले ही सबकी छुट्टी कर देता है और शार्लेट के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? अरे भाई, उसे बहुत बुरे तरीके से मार रहे थे वो लोग, वो ठीक कैसे होगी? अर्श उस स्लेव ट्रेडर एल्बर्ट से कहता है कि वो शार्लेट को जाने दे। एल्बर्ट अर्श के कपड़े देखकर समझ जाता है कि ये एक नोबल फैमिली से है और अर्श से कहता है अरे सर, ये तो एक गुलाम है, ये सामान है जिसे हम जैसे लोग बेचते हैं और आप जैसे लोग ही तो इन्हें खरीदते हैं। अर्श कहता है वो ऐसा नहीं है। शार्लेट भी अर्श को इन सब चीजों से दूर रहने के लिए बोलती है। अर्श ने शार्लेट के स्टैट्स में एक चीज नोटिस की थी कि शार्लेट का कोई एम्बिशन नहीं है, मतलब उसे खुद से और अपने फ्यूचर से कोई उम्मीद नहीं है और इसीलिए उसकी आंखें भी इतनी खाली हैं। एल्बर्ट को ये सब सुनकर बहुत हंसी आती है क्योंकि ऐसे ठरकी बुढ़ाऊ के लिए स्लेव इंसान थोड़ी होते हैं, वो तो सामान है। और एल्बर्ट को अच्छा सुनाता है कि वो किसी के दर्द पर कैसे हंस सकता है, उसे तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। ये देखकर बेचारी शार्लेट को रोना आने लगता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसे समझा है, उसके दर्द को समझा है। अब एल्बर्ट एक पहलवान को बुलाता है जो कि दिखने में तो बहुत ज्यादा डरावना था, पर अर्श जानता था ये रिट्स के सामने कुछ भी नहीं है और बस 1-2 पंचेस और किक्स में रिट्स इसकी भी छुट्टी कर देता है। अर्श शार्लेट को यहाँ से छुड़ाकर अपने साथ ले जाना चाहता था, पर फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि स्लेव ट्रेड कैनार डिस्ट्रिक्ट में लीगल है, जिस वजह से वो शार्लेट को एल्बर्ट से खरीदने की बात करता है। पर एल्बर्ट शार्लेट को बेचना नहीं चाहता था क्योंकि उसे किसी और ने खरीद रखा था, पर रिट्स के समझाने पर वो समझ जाता है और चुपचाप शार्लेट को अर्श को बेच देता है। वहाँ से निकलने के बाद शार्लेट इन दोनों को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाती है जो कि काफी ऊंचाई में थी। वहाँ से शहर का नजारा और सनराइज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। ये शार्लेट का सीक्रेट स्पॉट है, वो यहाँ अक्सर ही आया करती है। जब भी वो
इस नज़ारे को देखती है वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाती है। शार्लेट को रियलाइज हो गया कि अर्स अच्छा इंसान है, वो दूसरों की परवाह करता है, इसीलिए शार्लेट उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रिट्स उसके टैलेंट को टेस्ट करने के लिए उसे एक लॉकेट देता है, पर शार्लेट को तो कोई मैजिक स्पेल कास्ट करना ही नहीं आता था, जो कि उसे रिट्स ही सिखाता है कि कैसे किसी स्पेल को कास्ट किया जाता है। शार्लेट वैसा ही करती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा आग का गोला बन जाता है जो कि अपने आप ब्लास्ट हो जाता है। ये इतना बड़ा था कि शहर के लोग भी इसे देख लेते हैं। अर्स और रिट्स का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। इवन शार्लेट को भी खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये भी कर सकती है, और शार्लेट को अपने टैलेंट से काफी खुशी होती है। वो रिट्स के साथ जाने के लिए तो तैयार थी, पर फिर भी उसे कहीं ना कहीं उन 4 बच्चों की चिंता थी। शार्लेट के जाने के बाद वो लोग कैसे जिएंगे। अर्स बताता है शार्लेट को रहने के लिए घर दिया जाएगा, खाने के लिए खाना दिया जाएगा और कुछ सैलरी भी मिलेगी जिससे वो बच्चों की मदद कर सकती है। शार्लेट अर्स का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि यहाँ से शार्लेट की जिंदगी अब बदल जाएगी। जाने से पहले वो अपने 4 नन्हे दोस्तों से मिलती है। वो सभी लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं, पर खुशी खुशी शार्लेट को अलविदा कर देते हैं, जिसके बाद वो अर्स के साथ लैम्बर्ग चले जाती है। रावन शार्लेट को देखते ही मना कर देते हैं क्योंकि औरतें वार में नहीं जाती, पर जब वो उसका टैलेंट देखते हैं वो शार्लेट से कहते हैं, अरे बेटा बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर चलो ना। वक्त बीतता जाता है और अब अर्स 6 साल का हो चुका है। पड़ोसी किंगडम के साथ इनके थोड़े मसले चल रहे हैं, जिसे सुलझाने के लिए इन्हें जंग पर जाना पड़ता है। सभी लोगों की मेहनत और हार्ड वर्क की वजह से ये लोग जंग जीत भी जाते हैं, पर स्टार ऑफ द शो तो शार्लेट है, जिसे लोवेंस लेडी ऑफ फ्लेम्स के नाम से जाना जाने लगा। शार्लेट अपने टैलेंट की वजह से बहुत ही कम टाइम में पूरे राज्य में फेमस हो गई, और अब अर्स की जायदाद में 2 और हिस्सेदार आ चुके हैं जो कि ट्विंस हैं, एक लड़का है और एक लड़की। रिट्स को पता चलता है उनके टाउन में अभी अभी एक हंटर की फैमिली आई है, जिसमें 2 भाई काफी ऊंचे और स्ट्रॉन्ग हैं। चारों तरफ बस इनकी ही चर्चा हो रही है और शायद अर्स को इनमें भी कोई टैलेंट दिख जाए। अर्स ये जानकर काफी खुश होता है और इन हंटर भाइयों से मिलने जंगल की तरफ जाता है। ये लोग घोड़े पर बैठकर निकल ही रहे होते हैं और शार्लेट भी इनके साथ जाना चाहती थी क्योंकि आज उसकी छुट्टी है, पर ये 3 लोग घोड़े पर काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, स्पेशली अर्स, और बेचारा घोड़ा तो चल भी नहीं पा रहा था। रिट्स कहता है शार्लेट को उतर जाना चाहिए क्योंकि उसके वेट की वजह से घोड़ा चल भी नहीं पा रहा। इनडायरेक्टली उसने शार्लेट को मोटी बोल दिया। शार्लेट कहती है कि रिट्स को उतरना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा भारी है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, पर बेचारा अर्स अलग ही परेशान था। तभी इनके सामने से मेरी बहन जा रही थी जिसे कोई तीर मार देता है। RIP बहन। ये लोग वही हंटर्स हैं जिनकी बात रिट्स कर रहा था। अर्स इनके स्टैट्स चेक करता है और ये दोनों ही बहुत काबिल हैं। गेटस इन्फेंट्री में A रैंक पर है और मार्कस तीरंदाजी में। अर्स तो खुशी हो जाता है और इन दोनों को #अर्स आर्मी ज्वाइन करने बोलता है, पर इनका मानना था पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। ये लोग अपने मेहमानों को बहुत स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं जो कि तीनों को ही काफी पसंद आता है। अब अर्स इनके फादर से डायरेक्ट बात करता है कि वो चाहता है कि उनके दोनों ही बेटे #अर्स आर्मी ज्वाइन कर लें। ये सुनकर पिताजी तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि बेटों को भी अपना नाम कमाने का मौका मिल रहा है और वो मान जाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि अर्स की उम्र का ही उनका एक और बेटा है रोजेल, पर वो अर्स की तरह मैच्योर नहीं है। मुझे लगता था कि सिर्फ देसी पेरेंट्स ऐसे कंपेयर करते हैं, पर लगता है ये एक यूनिवर्सल चीज है। इतनी देर में रोजेल वहाँ से एक ब्रेड चुराकर भागता है, पर उसके पिताजी उसको पकड़ लेते हैं और डांटते हैं कि वो मेहमानों को नमस्ते किए बगैर ही जा रहा है। अर्स को स्टैट से पता चलता है कि रोजेल असल में कितना स्मार्ट है। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं ये जानकर, और वो भी उसे #अर्स आर्मी ज्वाइन करने बोलता है। रोजेल को लगता है ये लोग जबरदस्ती उसे वार में भेजकर पिटवाना चाहते हैं। रोजेल कहता है अपनी अर्स आर्मी की बत्ती बना और उसका दिया जला ले। पिताजी अर्स से अपने पुत्र के व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। असल में 2 साल पहले रोजेल जब 3 साल का था तब उसकी मॉम की मृत्यु हो गई और तब से ही उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है। अर्स रोजेल के रूम में जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर रोजेल सिर्फ डर रहा था। तभी अर्स उसके हाथ में एक बुक देखता है और उसे पता चलता है रोजेल को बुक्स पढ़ना काफी पसंद है क्योंकि उसकी मॉम उसे ये बुक पढ़कर सुनाया करती थी। वो जब भी बुक्स पढ़ता है वो सब कुछ भूल
जाता है। अर्श रोज़ल को अपनी लाइब्रेरी में इनवाइट करता है जहाँ रोज़ल बहुत सारी बुक्स पढ़ सकता है। ये सुनकर रोज़ल अर्श के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर जब वो अर्श के घर जाता है उसे एक क्यूट एंजल से डर लग रहा था जो कि उसे बस हाय बोलना चाहती थी। शार्लेट इन दोनों भाइयों को उनका रूम दिखाती है और रिट्स इन दोनों को लाइब्रेरी में लाता है। रोज़ल तो बुक देखकर खुश ही हो जाता है। वो इतना बुक पढ़ता है कि उसे नींद ही आ जाती है। तुम्हारी तरह नहीं जिसे बुक खोलने से ही नींद आ जाती है। अब इनके जाने का वक्त हो जाता है पर रोज़ल अभी भी सो रहा था। केटन बताता है रोज़ल ने कभी पढ़ना सीखा ही नहीं है। उनकी मॉम ही रोज़ल को बुक पढ़कर सुनाती थी और वैसे भी हंटर्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए इन लोगों ने कभी पढ़ना सीखा ही नहीं। पर रोज़ल इतना स्मार्ट है कि उसने अपनी मॉम को सिर्फ सुनकर ही पढ़ना सीख लिया। अर्श को तो किसी भी कीमत में रोज़ल चाहिए था, पर पहले रोज़ल को अपने पिताजी के सामने खुद को साबित करना होगा कि वो हंटिंग के अलावा भी कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके केस में उसका वेपन स्टैमिना और स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उसका दिमाग है। रोज़ल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक ट्रैप बनाता है जिसमें उसके भाई उसका सपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि दोनों बड़े भाई घर से चले जाएंगे तो पिताजी को खुद हंटिंग करनी होगी, इसलिए रोज़ल ने दिमाग लगाकर एक ट्रैप बनाता है जिसमें मेरी बहन खुद ही आके फंस जाती है और उसमें इतना दिमाग तो है नहीं कि वो बाहर निकल पाए। रोज़ल ने कुछ ऐसे पौधे भी लटका दिए हैं जिनकी स्मेल से मदर और बेबी पिगीज दूर रहें, और अगर गलती से कोई बेबी फंस भी गया तो उसके जाने के लिए रास्ता भी है। पिताजी कहते हैं रोज़ल तुम मेरे घर से निकल जाओ, कल अपने भाइयों के साथ चले जाना। रोज़ल को लगता है उसके पिताजी उससे नफरत करते हैं क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है तब से ही उसकी मॉम की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और ऐसे ही उनकी मृत्यु भी हो गई। रोज़ल खुद को अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार मानने लगा और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। रात को ये लोग छत में चढ़कर फेयरवेल मना रहे थे। दोनों भाई पिताजी का शुक्रिया अदा करते हैं उन्हें पाल पोस कर बड़ा करने के लिए। पिताजी कहते हैं मेरा नहीं अपनी माता का शुक्रिया अदा करो। गेटन के पूछने पर पिताजी बताते हैं उन्हें रोज़ल का ट्रैप बहुत पसंद आया पर वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। उन्हें अपने ही बच्चे का टैलेंट नजर नहीं आया। वो रोज़ल को डिजर्व ही नहीं करते, इसीलिए वो उसे ऐसी जगह भेजना चाहते हैं जहाँ उसके टैलेंट की इज्जत की जाए। रोज़ल बिल्कुल अपनी मॉम की तरह है, वो मुझे उतना ही प्यारा है जितने तुम दोनों हो, इसलिए बेटा उसका ख्याल रखना। रोज़ल भी ये बातें सुन रहा था और उसे रोना आ जाता है। अगले दिन वो जाने से पहले अपने पिताजी से प्रॉमिस करता है कि वो खूब मेहनत करेगा और बहुत पढ़ाई करेगा ताकि उसके पिताजी को उस पर प्राउड फील हो। जिसके बाद ये लोग अर्श के साथ चले जाते हैं। 3 साल और बीत जाते हैं। अर्श अब 9 साल का हो चुका है। तुम्हें याद है वो बूढ़ा गवर्नर? वो पिछले 1 साल से काफी ज्यादा बीमार है। वो चाहता है कि उसका छोटा बेटा वासमार्क अगला गवर्नर बने और बड़ा बेटा कोरन इस बात से खुश नहीं है। उसका कहना है कि गवर्नर ने कोरन को ही चुना था पर वासमार्क ने डॉक्यूमेंट बदल दिए और इसीलिए उसने जंग छेड़ दी। अब कुछ लोग बड़े बेटे के साइड हैं तो कुछ लोग छोटे के, और इस तरह से मिशन के 2 हिस्से हो गए। इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए पड़ोसी किंगडम शीट्स ने इन पर हमला कर दिया और इसी एरिया में अर्श का भी टाउन है। पर उसके फादर की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए अब अर्श को खुद को तैयार करना होगा युद्ध में जाने के लिए। पर रावण ये नहीं चाहते थे क्योंकि अर्श अभी भी बच्चा ही है और उन्होंने इस बच्चे की एंगेजमेंट तय कर दी एक दूसरी बच्ची के साथ। अर्श अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है और शार्लेट कहती है मुझे तो लगा था तुम मुझसे शादी करोगे। अर्श से मिलने कोई आया है, ये और कोई नहीं अर्श की होने वाली वाइफ है। अर्श काफी घबराया हुआ था क्योंकि पिछले जन्म में तो बेचारे के पास कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी और अभी उसे डायरेक्ट वाइफ मिल रही है। इसका नाम लीशिया है। अर्श लीशिया के स्टैट्स देखता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि लीशिया में डिप्लोमेसी और एम्बिशन काफी ज्यादा है। कहीं वो इनके राज्य को हथियाना तो नहीं चाहती। पर कुछ भी कहो अर्श को लीशिया काफी ज्यादा क्यूट लगती है। अब लीशिया का वेलकम फूलों के साथ किया जाता है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आते हैं, जिसके बाद उसकी पेट पूजा कराई जाती है। उसे खाना भी काफी ज्यादा पसंद आता है। ये दोनों मस्त खाना खा रहे थे पर शार्लेट और रोज़ल इन पर नजर रखे हुए थे क्योंकि अर्श की तरह इन्हें भी लीशिया पर शक है। अब अर्श लीशिया को अपना शहर घुमाता है। उसे रास्ते में कुछ लोग ग्रीट करते हैं जहां वो लीशिया को भी इंट्रोड्यूस करता है। इन लोगों को बड़ी खुशी होती है ये जानकर कि लीशिया अर्श की फियांसी है। दूसरी तरफ एक आदमी दुकानदार से लड़ रहा था
क्योंकि दुकानदार ने गलत चीज बना दी। अर्श सोचता है उसे लड़ाई सुलझाने जाना चाहिए, इससे लीशिया के सामने उसकी इज्जत बनेगी, पर अगर लड़ाई नहीं सुलझी तो बहुत गंदी बेइज्जती होगी। तभी लीशिया कहती है कि वो अर्श के लिए लड़ाई को सुलझा सकती है, पर बदले में उसे एक फेवर चाहिए। जिसके बाद वो उन लोगों के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो लोग तो अपनी लड़ाई ही भूल जाते हैं और अर्श को कांग्रेट्स करने लगते हैं। लीशिया कहती है कि इनकी लड़ाई साउंड स्टोन और फ्लेम स्टोन के लिए हो रही है, तो अगर ये लोग चाहें तो लीशिया इनके साथ ट्रेड कर सकती है और वो इन लोगों को ज्यादा कीमत देने को भी तैयार है। अब इनका सारा मसला हल हो जाता है और लीशिया तो सारा क्रेडिट अर्श को ही दे देती है कि अर्श ने ही उसे ये सजेस्ट किया था, और वहाँ के लोग तो अर्श को अभी से अपना लॉर्ड मान लेते हैं। शाम को वापस घर जाते वक्त लीशिया अर्श से उस फेवर के बारे में बात करती है। वो बस ये जानना चाहती थी कि अर्श को किस तरह के लोग पसंद है। पहले तो अर्श को समझ नहीं आता कि ये कैसा सवाल है, फिर वो थोड़ा सोचता है और कहता है उसे सच बोलने वाले लोग पसंद है, जो माइंड गेम्स नहीं खेलते। लीशिया को एक ऑनेस्ट आंसर मिल जाता है और वो काफी खुश हो जाती है। रात को खाना वाना खाने के बाद अर्श सोने जा रहा था और वो सोच रहा था कि आखिर लीशिया के दिमाग में चल क्या रहा है, और लीशिया उसके बेड पर ही थी। भाई ये अभी सिर्फ 8-9 साल के हैं। असल में लीशिया अर्श से कुछ पर्सनल बात करना चाहती है। वो बताती है उसके पास एक स्पेशल टैलेंट है, वो इंसान को देखकर ही बता सकती है कि वो क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है, भले ही वो छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले। जब वो अर्श से मिली थी तब अर्श उसे शक की नजरों से देख रहा था। उसने इवन अर्श को कंफर्टेबल कराने की भी कोशिश करी, पर कुछ काम नहीं किया। और आखिर ऐसा है क्या जिस वजह से अर्श लीशिया पर भरोसा नहीं कर रहा? अब अर्श भी लीशिया से कुछ नहीं छुपाता और उसे बता देता है अपनी सुपर पावर्स के बारे में, जिस वजह से उसे लगा कि लीशिया के इरादे ठीक नहीं हैं और उसने लीशिया पर शक किया। लीशिया अर्श की बातों पर यकीन कर लेती है और उसे बताती है उसमें एम्बिशन है एक ऐसे इंसान को पाने का जिसे लीशिया से लव एट फर्स्ट साइट हो जाए। अब ये दोनों ही शर्माने लगते हैं। लीशिया ने नोटिस किया था लैम्बर्ग के लोग अर्श को अपने लॉर्ड से ज्यादा अपनी फैमिली मानते हैं, तभी वो लोग लीशिया के बारे में जानकर इतने खुश हो गए थे। इसीलिए अब लीशिया भी अर्श से प्यार करने लगी है और वो उससे शादी भी करना चाहती है। यार ये लोग सच में 8-9 साल के हैं, मतलब इस उम्र में बच्चे घर घर खेलते हैं और ये लोग एक दूसरे के बेडरूम में घुसकर घर बसा रहे हैं। भाई ये क्या हो रहा है? अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके लीशिया अपने रूम में चले जाती है और अर्श भाई इधर पागल हो रहे थे कि किसी लड़की ने उसे प्रपोज किया है। अगले दिन लीशिया अपने घर के लिए निकल जाती है। उसने अपने आसपास हमेशा ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा दिखावा करते हैं। सभी लोग बस झूठ बोलते हैं और अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं ताकि इन लोगों की इज्जत समाज में बनी रहे। और इसीलिए लीशिया को अपनी ये पावर एक श्राप की तरह लगती थी, क्योंकि वो लोगों के नेगेटिव इमोशंस को समझ पाती थी। पर एक दिन उसने देखा एक हाई क्लास लड़के को एक मिडिल क्लास लड़की से प्यार हो जाता है और वो इसे झूठ फरेब की दुनिया से दूर ले जाता है। इसलिए लीशिया को भी एक बड़े घर में शादी करनी थी। पर जब वो अर्श से मिली उसने देखा कि अर्श के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो सभी के लिए काइंड है और उसे अपने लोगों के लिए एक बेहतर राज्य बनाना है। वो अपने टाउन के लोगों को अपनी फैमिली मानता है। इनकी ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और बस इसीलिए लीशिया को अर्श से प्रेम विवाह करना है। वक्त बीतता गया और ये दोनों एक दूसरे को खत भेजने लगे कि क्या मेरे बाबू ने थाना थाया। और अब अर्श भी लीशिया को पसंद करने लगा है। वो डिसाइड करता है कि वो जल्द ही लीशिया को इस बारे में बता देगा। पर रावेन की तबीयत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी है। 2 साल और बीत जाते हैं पर रावेन की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि अब रावेन के पास ज्यादा वक्त नहीं है। दूसरी तरफ बूढ़े गवर्नर का कोई मर्डर कर देता है। सैनिकों ने उस मुजरिम को घेर लिया था पर वो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। ये राज भी उसी के साथ चला जाता है कि उसे किसने भेजा था। रावेन को भी इस बारे में पता चलता है और वो अपनी चिल्हर पार्टी से डिस्कस करते हैं। रोजेल बताता है कि अब लाशें बिछेंगी, लाशें, खून की बारिश होगी। इनके डिस्ट्रिक्ट का हेड लॉर्ड लुमेर तो कोरन को ही सपोर्ट करेगा और यही लैम्बर्ग भी फॉलो करेगा। अगले ही दिन लॉर्ड लुमेर का लेटर आता है और वो कनाय डिस्ट्रिक्ट के सभी लॉर्ड की एक मीटिंग रखते हैं। रिट्स और शार्लेट जाने के लिए तैयार थे क्योंकि रावेन की हालत ठीक नहीं है, पर अर्श खुद भी जाता है अपने पिता के बदले और इस बारे में रावेन को कुछ नहीं पता। अर्श गार्ड को अपना इंट्रोडक्शन देता है और इनविटेशन कार्ड दिखाता है, पर गार्ड को उस पर भरोसा नहीं था। पर जैसे ही वो गार्ड शार्लेट को देखता है वो उसे तुरंत ही पहचान लेता है और रिट्स को देखकर तो वो डर ही जाता है कि उसके सामने रिट्स खड़ा है।
अंदर जाते ही इन्हें लॉर्ड लुमेर का असिस्टेंट मिनस मिलता है और इसके स्टैट्स भी कुछ कम नहीं थे। वो तो रिट्स और शार्लेट को लुमेर आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर भी देता है, पर ये दोनों उसे साफ मना कर देते हैं क्योंकि ये लोग लोवेंट फैमिली के लिए लॉयल हैं। अब ये तीनों मीटिंग में जाते हैं। अर्स काफी ज्यादा नर्वस था। वो सबके सामने अपना इंट्रोडक्शन देता है पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोमेर टाउन के लॉर्ड अर्स को पहचान लेते हैं क्योंकि वो अर्स के साथ बचपन में खेला करते थे। इवन वो तो अर्स के लिए कुकीज भी लाए थे। पर दूसरी तरफ टोरबे क्वेस्टा के लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में थे। अब यहाँ लॉर्ड लुमेर आते हैं जो पूरे केनाय डिस्ट्रिक्ट के लॉर्ड हैं। स्टैट्स के अकॉर्डिंग ये सभी चीजों में काफी अच्छे हैं। लुमेर सभी को अपना फैसला सुनाते हैं कि वो कोरन के साइड हैं और कभी भी सिविल वार स्टार्ट हो सकती है। पड़ोसी राज्य शीट्स सिचुएशन का फायदा उठाकर कभी भी हमला कर सकता है, तो सभी को अपनी सेना के साथ तैयार रहना होगा। लुमेर अर्स के पास आते हैं और उससे कहते हैं, मैंने तुम्हारे पिता के बारे में सुना, दुआ करूंगा वो जल्दी ठीक हो और मुझे बहुत खुशी है कि तुम इतनी कम उम्र में भी अपने पिता की काम में मदद कर रहे हो। अर्स कहता है वो अपना बेस्ट देगा। साथ ही उन्हें रिट्स और शार्लेट से भी काफी उम्मीदें हैं। लुमेर के जाने के बाद हैमंड अर्स के पास आते हैं। ये और कोई नहीं, लीशिया के फादर है। वो अर्स से लीशिया के बारे में बात करना चाहते थे। असल में लीशिया कुछ दिनों से काफी चिंतित है क्योंकि अर्स उसके खत का रिप्लाई नहीं कर रहा। अब बेचारे अर्स की फादर की तबीयत ठीक नहीं है और राज्य में जंग का माहौल है। इंसान तैयारी ना करे, पहले बंदी का रिप्लाई करे। हैमंड बताते हैं पहले लीशिया अक्सर अकेले रहा करती थी। हैमंड भी काम की वजह से उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते थे, पर जब से वो अर्स से मिली है वो खुश रहने लगी है। वो अर्स की सच में फिक्र करती है। हैमंड को भरोसा है लीशिया लोवेंट फैमिली में जाकर बहुत खुश रहेगी। वो अर्स से रिक्वेस्ट करते हैं लीशिया का हमेशा ध्यान रखने के लिए और अर्स भी उनसे वादा करता है। घर जाकर अर्स रावेन को सब बताता है और उसे लगता है कि अब उसे डंडे पड़ेंगे क्योंकि वो बिना बताए गया था। पर रावेन को अर्स पर नाज होता है कि उनका बेटा अब बड़ा हो गया। अर्स अब और भी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता है। आने वाले वार में उसे ही लीड करना होगा क्योंकि रावेन नहीं जा सकते। हालांकि जब अर्स अपने पहले वार पे गया था तब उसने सब बिगाड़ दिया था क्योंकि उसने इस बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है और उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तभी रोजेल भागते हुए आता है क्योंकि शीट्स ने कोमेर में हमला कर दिया है और अब इन्हें भी कोमेर के साथ शीट्स से लड़ना होगा क्योंकि कोमेर के बाद उनका अगला टारगेट लैम्बर्ग ही होगा। अर्स घबरा जाता है क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है, पर उसे ये करना ही होगा। वो सभी सैनिकों को इकट्ठा करता है अपना प्लान बताने के लिए, पर तभी रावेन वहाँ आते हैं और वो अर्स को वार में जाने से मना करते हैं। अर्स कहता है पर आपकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि आप जाओ। रावेन कहते हैं अगर उन्हें कुछ हुआ भी तो कम से कम वो अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद होंगे, पर फिर भी अर्स उन्हें नहीं जाने देना चाहता था। अब रावेन एक क्रिमिनल को बुलाते हैं जिसने हर तरह के पाप किए हैं, चोरी, चकारी, मर्डर, और इसका मृत्यु दंड रावेन की खराब तबीयत की वजह से रुका हुआ था, पर अब उसे सजा दी जाएगी और अर्स को ये सब देखना होगा। अगर अर्स बिना कुछ फील किए सब देख लेगा तो उसे रावेन वार में जाने देंगे क्योंकि वहाँ तो उसे कई लोगों को मरते हुए देखना होगा और कई लोगों को मारना भी होगा। अब लॉर्ड रावेन के कहने पर एक कुल्हाड़ी से उस क्रिमिनल का सर काट दिया जाता है। अर्स ये नहीं देख पाता, वो अंदर से टूट जाता है और वहीं पर बैठकर रोने लगता है। रावेन उसे समझाते हैं जब उन्होंने पहली बार किसी को मरते हुए देखा था तब वो भी ऐसे ही रो रहे थे। अर्स अभी वार में जाने के लिए तैयार नहीं है। लॉर्ड रावेन सभी सैनिकों को और इन तीनों को लेकर वार में चले जाते हैं, पर अर्स वहीं बैठा रह जाता है। उसे अपने फादर की बात समझ आती है कि वो उसे क्यों नहीं जाने देना चाहते थे। कमेरा के कासल पर दोनों किंगडम्स की सेना युद्ध कर रही थी जिसे लॉर्ड रावेन लीड कर रहे थे। उनके साथ रिट्स था, रोजेल था और शार्लेट भी थी। ये युद्ध 1 महीने तक चला जिसमें रावेन की हालत खराब हो चुकी थी, पर फिर भी वो ये जंग जीत जाते हैं। रावेन लड़ते लड़ते बेहोश हो जाते हैं और उन्हें उठाकर घर लाया जाता है। अर्स अपने सभी दोस्तों का वेलकम करता है और अपने फादर से मिले बिना ही दोबारा ट्रेनिंग करने चले जाता है। तभी लोवेंट हाउस में लीशिया आती है जिसे अर्स की चिंता हो रही थी क्योंकि अर्स अपने खतों में अलग तरह से बात कर रहा है। रिट्स उसे बताता है अर्स इस वक्त अपनी फीलिंग्स से लड़ रहा है। उसे गिल्ट है कि वो युद्ध में नहीं जा सका और उसकी वजह से उसके फादर की यह हालत हो गई। लीशिया तुरंत ही अर्स से मिलने ट्रेनिंग ग्राउंड में जाती है, पर जब वो उसे ट्रेनिंग करते हुए देखती है तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि वो अर्स की फीलिंग्स को समझ पा रही थी। तभी एक मेड भागते हुए आती है और बताती है लॉर्ड रावेन को होश आ गया है, पर वो सबसे पहले इन तीनों से मिलना चाहते हैं। ये लोग रावेन के पास जाते हैं और रावेन इनसे पूछते हैं इन्हें यहाँ अपनी जिंदगी कैसी लगती है। रिट्स के लिए तो ये स्वर्ग की तरह है। रोजेल को
यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है और शार्लेट के लिए ये घर है। राविन जानते हैं उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और वो इनसे कहते हैं जब अर्श तुम्हें यहाँ लाया था तब मुझे पता नहीं था कि तुम क्या करोगे, पर आज तुम तीनों हमारे डोमेन का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। देखो अर्श अभी छोटा है, उसे लीडरशिप के बारे में कुछ नहीं पता और अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसे कुछ सिखा पाऊँ, इसीलिए मैं सब कुछ तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ। प्लीज हमेशा अर्श के साथ रहना। ये तीनों लॉर्ड से प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा अर्श के लिए लॉयल रहेंगे और कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। तीनों राविन का शुक्रिया अदा करते हैं उन्हें अपने घर में जगह देने के लिए। इनके बाद राविन लीशिया से मिलते हैं। लीशिया पहली बार राविन से मिल रही थी, इसीलिए वो अपना ऑफिशियल इंट्रोडक्शन देती है, पर राविन कहते हैं कि वो लोग तो पहले भी मिल चुके हैं। दरअसल तब राविन को लगा था लीशिया बहुत सेंसिटिव बच्ची है, पर बाद में उन्हें पता चला कि वो बहुत काइंड है और उन्हें अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी। लीशिया भी राविन को बताती है अर्श बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है अपने फादर के लिए, अपने फादर की तरह बनने के लिए। जिसके बाद वो अर्श को बुलाते हैं। अर्श ने अपने पिता की बीमारी पर बहुत ज्यादा रिसर्च की थी और वो उनके लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी लाया था, जिसे देखकर राविन कहते हैं तुम अब बड़े हो गए हो। वो अर्श को बताते हैं उनका जन्म एक छोटे से गाँव में हुआ था जिसका लॉर्ड बहुत बुरा था। वो लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूलता था और लोगों पर अत्याचार करता था। राविन को ये सब मंजूर नहीं था, इसलिए वो भागकर सिटी आ गए, जहाँ उन्होंने गवर्नर को देखा जो कि एक पूरे राज्य को लीड करता है और बस तभी से उन्होंने ठान लिया कि उन्हें भी ऐसा ही कुछ बनना है। राविन ने खुद से तलवार चलाना सीखा और एक सोल्जर बन गए। वो अपनी पूरी ताकत से लड़े और नाम कमाया, जिसके बाद लॉर्ड लुमेर ने उन्हें खुद का एक डोमेन लैम्बर्ग दे दिया। यहाँ के सभी लोग राविन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो सभी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लास्ट में वो अर्श को अपना ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। अब अर्श अपनी जिम्मेदारियों के लिए तैयार था। ये लोग पूरी रात बात करते हैं और बेचारे अर्श की हालत खराब हो रही थी क्योंकि उसे सोने भी जाना था। अगली सुबह खबर मिलती है लॉर्ड राविन चल बसे। पूरा लैम्बर्ग लॉर्ड राविन को अलविदा करता है। अर्श अनाउंस करता है अब से वो लैम्बर्ग का लॉर्ड है। वो लैम्बर्ग के सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है। वो उनसे प्रॉमिस करता है वो इन लोगों की हमेशा हिफाजत करेगा। सभी लोगों को लॉर्ड अर्श पर पूरा भरोसा था। वो अपना सर झुकाकर अपने नए लॉर्ड को ग्रीट करते हैं। 3 महीने बीत जाते हैं। अर्श अपने डैड से मिलने के बाद अगली मीटिंग के लिए जाता है। वहाँ सभी लोग राविन के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं। इस बार अर्श खुद को लैम्बर्ग के लॉर्ड की तरह इंट्रोड्यूस करता है। जिसके बाद मीटिंग स्टार्ट होती है। अब कोरन और वासमार्क ने अपनी आर्मी खड़ी कर ली है, जिसका मतलब जंग कभी भी शुरू हो सकती है। आगे मेनस बताते हैं मिशन की राजधानी अर्सेंटेस मार्क के कब्जे में है, इसीलिए उनके पास कोरन से ज्यादा सोल्जर्स हैं। कोरन आसपास के डिस्ट्रिक्ट को अपने साइड करना चाहते हैं, पर परेना डिस्ट्रिक्ट मानने को तैयार ही नहीं है और अब इनके पास एक ही रास्ता है, ये लोग उसे हरा कर कब्जा कर लेंगे। अर्श इस पर ऑब्जेक्शन उठाता है क्योंकि उन्होंने इस बारे में पहले ही बात की थी। अगर ये लोग परेना पर हमला करेंगे तो वो डेफिनेटली हार जाएगा। इनसे कमजोर होने के बाद भी परेना इनकी बात मान क्यों नहीं रहा है। रोजेल और रिट्स को परेना के साथ कुछ लफड़ा लगता है और वो रिट्स को सजेस्ट करते हैं कुछ भी करने से पहले इन्हें पूरी बात जान लेनी चाहिए, जिसके लिए ये लोग एक मर्चेंडरी ग्रुप शैडो को हायर कर सकते हैं जो इनके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। अब अर्श कहता है परेना के चारों तरफ दुश्मन है, पर फिर भी वो झुकना नहीं चाहता। उन पर हमला करने से पहले इन्हें जान लेना चाहिए कि परेना के पीछे का राज क्या है। लॉर्ड लुमेर अर्श की बात से अग्री करते हैं और उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वक्त देते हैं। वहाँ से निकलने के बाद ये लोग एक अनाथ आश्रम में जाते हैं जिसे अर्श ने ही बनवाया था। वो 4 बच्चे शार्लेट से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब ये लोग काफी बड़े भी हो गए हैं। इस अनाथ आश्रम में कैनार के वो बच्चे रहते हैं जो पहले सड़कों पर रहा करते थे, पर अब वो यहाँ पर बहुत खुश हैं। थोड़ी देर में लीशिया भी यहाँ टपक जाती है। अब वो अर्श से बात कर ही रही होती है, तभी एक बच्चा आता है और अपने मिट्टी वाले हाथ लीशिया के कपड़ों पर लगा देता है और उससे तुरंत ही माफी मांगता है, पर लीशिया नाराज नहीं होती और खुद भी उन बच्चों के साथ खेलने लग जाती है। डाउन टू अर्थ बंदा, डाउन टू अर्थ। ये लोग आज रात यहीं पर गुजारते हैं क्योंकि कल इन्हें शैडो ग्रुप से मिलने जाना है। लीशिया कहती है वो भी यहीं रुकेगी और अर्श उसके लिए रूम का इंतजाम करने जाता है, पर वो कहती है उसे तो अर्श के साथ ही रहना है। शार्लेट और लीशिया तो लड़ने ही लगते हैं कि अर्श किसके साथ बेड शेयर करेगा। इतने में शार्लेट रोज़ेल को भी खींच लेती है और रिट्स तो वक्त रहते यहाँ से निकल लेता है। दोनों गर्ल्स रात भर चैन से सोती हैं, पर बेचारे बॉयज सो ही नहीं पाते। अगले दिन ये लोग सभी बच्चों को बाय बोल के शैडो ग्रुप से मिलने
मिलने के लिए एक कैफे में जाते हैं जहाँ इन्हें घुसते ही भगाया जा रहा था, पर जैसे ही रिट्स कोडवर्ड बोलता है उन्हें एंट्री मिल जाती है। अब ये लोग अपना खाना ऑर्डर करते हैं, पर जब अर्स वेट्रेस को देखता है वो हैरान रह जाता है। वो ऑर्डर देकर तुरंत ही वॉशरूम जाता है क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो वेट्रेस शैडो ग्रुप का लीडर है जो कि एक लड़का है। तभी वो पीछे से आकर अर्स के गले में चाकू रख देता है कि आखिर उसे इस सच के बारे में कैसे पता चला। वक्त पर रिट्स आकर अर्स को बचा लेता है। तभी लिशिया भी आती है और उसे अर्स के रिएक्शन से पता चल गया था कि वेट्रेस लिन ही शैडो ग्रुप का लीडर है, जिसका असली नाम मजाक है। मैं मजाक नहीं कर रही, तुम चाहो तो गूगल कर लो। वो बड़े ही प्यार से मजाक भाई को बताती है रिट्स के रहते वो अर्स को कुछ नहीं कर सकता, और रिट्स के अलावा लिशिया भी है जो उसे चैन से जीने नहीं देगी। अब मजाक भाई सब कुछ छोड़कर इनका काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये लोग उन्हें सारी बातें अच्छे से समझा देते हैं। कुछ दिनों बाद ये लोग फिर से आते हैं और मजाक भाई इन्हें एक डॉक्यूमेंट देते हैं। इसमें उन सभी नोबल के सील और सिग्नेचर थे जो मार्क के साइड हैं। इसमें परेना का भी नाम था। रिट्स नोटिस करता है इसमें मासा भी है, पर वो तो कोरन के साइड थे। अगर ये सील और साइन जेन्युइन है तो इसका मतलब मासा ने कोरन के साथ धोखा किया है। मासा का सपोर्ट होने की वजह से परेना इनसे डर नहीं रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने परेना को कुछ किया तो पीछे से मासा इन पर हमला कर देगा। अब अर्स को मजाक भाई बहुत ज्यादा कूल लगते हैं क्योंकि वो इनके लिए इतनी कीमती जानकारी लेकर आए, और तो वो लोगों को हर दिन बेवकूफ बनाते हैं कि वो एक लड़की है। ये लोग मासा के बारे में लॉर्ड लुमेर को बताते हैं। लुमेर इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों ने इतनी बड़ी मुसीबत को टाल दिया। तभी मेनेस नोटिस करता है मासा वाला सील और सिग्नेचर फेक है। इसका मतलब मासा किसी के साथ धोखा नहीं कर रहा, मार्क परेना के साथ धोखा कर रहा है, उन्हें यकीन दिलाकर कि उनके पास मासा का सपोर्ट है। असल में उन्हें तो बस परेना में पाए जाने वाले मैजिक स्टोन्स चाहिए थे, फिर भले ही परेना के साथ कुछ भी हो, उन्हें क्या मतलब। अब अर्स मासा के लीडर को सारी बातें बताता है कि मार्क कितना धोखेबाज है, वो उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अर्स लॉर्ड से एक लेटर की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो परेना के सामने मार्क की सच्चाई ला सके। जिसके बाद अर्स परेना के लॉर्ड के पास जाता है और कहता है उनका डिस्ट्रिक्ट कैनेर मार्क के साइड आना चाहता है, क्योंकि मासा जैसा बड़ा डिस्ट्रिक्ट उनके साइड है तो जरूर वो लोग ही जीतेंगे। परेना का लॉर्ड इस बात से बहुत खुश होता है और कहता है वो इस बारे में मार्क से खुद बात करेगा। तभी अर्स उससे पूछता है क्या उसे सच में यकीन है मासा मार्क के साइड है, क्योंकि पहले तो वो कोरन के साइड था और अगर उसने कोरन को धोखा दिया है तो वो किसी को भी धोखा दे सकता है। अब लॉर्ड को अर्स की बातों से गुस्सा आने लगता है और वो अपने सैनिकों से उस पर हमला कराता है, पर रिट्स उन्हें रोक लेता है। अर्स के साथ मासा के लीडर खुद आए थे परेना को ये बताने के लिए कि वो कोरन के साइड है। मार्क ने नकली सील और सिग्नेचर लगाकर परेना को अपने साइड कर लिया ताकि वो उनके मैजिक स्टोन को लूट सके। अब इस बेवकूफ को रियलाइज होता है कि वो कितना बड़ा गधा है जिसे एक नकली साइन और सिग्नेचर समझ नहीं आया, और उसके ऊपर पूरे एक डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है। वो अपनी गलतियों के लिए सभी से माफी मांगता है और कोरन को ज्वाइन कर लेता है। अर्स मासा के लॉर्ड का शुक्रिया अदा करता है उसकी मदद करने के लिए। लॉर्ड कहते हैं सब कुछ तो ठीक था, बस अर्स को थोड़ी एक्टिंग सुधारनी होगी। जिसके बाद अर्स अपने डैड को विजिट करता है। तभी वहाँ लॉर्ड लुमेर भी आते हैं। वो रावन को बताते हैं लॉर्ड कोरन खुद अर्स से मिलना चाहते हैं। अर्स हैरान हो जाता है कि लॉर्ड कोरन उससे क्यों मिलना चाहते हैं। दरअसल कोरन को अर्स की बहादुरी के बारे में पता चला कि कैसे उसने परेना को बर्बाद होने से बचा लिया। अर्स तो जाने से ही मना कर देता है, पर रिट्स और रॉसेल उसे समझाते हैं यही मौका है जब वो अपने लैम्बर्ग का नाम रोशन कर सकता है। अब अगले दिन मस्त तैयार वैयार होकर ये लोग कोरन से मिलने निकल जाते हैं। अर्स पूरे रास्ते भर नर्वस था कि कहीं वो सबके सामने अपनी बेइज्जती ना करवा ले। काफी देर चलने के बाद ये लोग सैम्पलार सिटी एंटर करते हैं जो कि बहुत बड़ी और खूबसूरत है। ये लोग कासल में एंटर करते हैं और सभी लोग बस अर्स को ही घूरे जा रहे थे कि ये बच्चा किसका खो गया यहाँ। तभी उसे लॉर्ड लुमेर अपने पास बुलाते हैं और उसे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जिसके बाद लॉर्ड कोरन आते हैं। सभी लोग उन्हें ग्रीट करने के लिए अपना सर झुकाते हैं। अर्स कोरन के स्टैट्स देखता है और हैरान रह जाता है कि कोई इतना स्किल्ड भी हो सकता है। लॉर्ड कोरन सभी को ग्रीट करते हैं और बताते हैं कैसे उनके छोटे भाई ने उनके साथ ही धोखा कर दिया और अगर वो लड़ाई जीत गया तो पूरा समरफोर्थ बर्बाद हो जाएगा। 200 साल पहले जो समरफोर्थ की पावर्स थी
अब वो नहीं रही, पर लॉर्ड कोमेर प्रॉमिस करते हैं वो मार्क को नहीं जीतने देंगे और समरफोर्ड को बचा लेंगे। पर वो ये अकेले नहीं कर सकते, उन्हें यहाँ मौजूद सभी लोगों की जरूरत पड़ेगी। साथ मिलकर ये लोग अपने राज्य को बचा लेंगे। जिसके बाद वो अर्स को अपने पास बुलाते हैं और सभी को बताते हैं कि इतनी कम उम्र में भी अर्स ने कितना बड़ा काम किया है। उसने मार्क की चाल को पकड़ लिया और उसे पूरा होने से रोक दिया। लोगों को तो इस बात पर यकीन ही नहीं होता, पर सभी लोग अर्स के लिए तालियां बजाते हैं। बेचारा अर्स लोगों से मिल मिल के थक चुका था और वो थोड़ी ताजी हवा लेने बाहर जाता है। तभी उसके पास लॉर्ड कोरन आते हैं जो अर्स से अकेले में बात करना चाहते थे। वो अर्स से कहते हैं उन्होंने पहली बार लोमेर को किसी की इतनी तारीफ करते हुए सुना है। अर्स की आंखें गॉड का गिफ्ट हैं जो दूसरों के अंदर का टैलेंट पहचान लेती हैं। अर्स कहता है ये तो बस उसकी अर्स आर्मी के लोग हैं। लॉर्ड कोरन पूछते हैं अर्स उनके सबॉर्डिनेट से मिला तो उनमें अर्स को क्या खास लगा। अर्स कोरन के सामने सच बोल देता है कि उसे कोई भी सबॉर्डिनेट टैलेंटेड नहीं लगा। कोरन कहते हैं तो तुम कहना चाहते हो तुम्हारे सबॉर्डिनेट मेरे सबॉर्डिनेट से बेहतर है। अर्स हाँ कहता है और अर्स की ऑनेस्टी देखकर लॉर्ड कोरन उससे काफी इम्प्रेस होते हैं। इनके पास अच्छे और लॉयल लीडर हैं पर उनके पास टैलेंट नहीं है। कोरन के पास मिलिट्री फोर्स और ज्यादा पैसा भी है पर उसका कोई फायदा नहीं जब तक उन्हें सही से इस्तेमाल न किया जाए। वहीं मार्क के पास चालाक लोग हैं जो रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं। हालांकि कोरन को अर्स से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। वो अर्स से वादा करते हैं अगर अर्स वार में अच्छा परफॉर्म करे और कोरन को जिता दे तो वो उसे कनार डिस्ट्रिक्ट का लॉर्ड बना देंगे। अर्स तो खुशी से पागल हो जाता है पर फिर उसे लुमेर की चिंता होती है और कोरन कहते हैं कि वो उन्हें एक बड़ा डोमेन दे देंगे। जाते जाते वो अर्स को अगली वार काउंसिल में भी इनवाइट करते हैं उसके सबॉर्डिनेट्स के साथ। अर्स खुद से वादा करता है कि वो अपना बेस्ट देगा। दूसरी तरफ मार्क को परेना के बारे में पता चल गया था कि उन्होंने अब साइड बदल ली है, पर इस बात का इन्हें कोई गम नहीं था क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा मैजिक स्टोन उनसे लूट लिए हैं। मार्क चाहता है थॉमस की बहन मिराई भी उसे ज्वाइन करे। थॉमस बताता है वो एक नंबर की दरुई है, पूरे वक्त बस दारू पी के पड़े रहती है, वो कोई काम की नहीं है। पर मार्क को किसी भी हालत में वो अपने साथ चाहिए थी क्योंकि उसे मिराई के टैलेंट पर भरोसा है। वापस आकर अर्स रिट्स को बताता है कि उन्हें और भी टैलेंटेड लोगों को ढूंढने की जरूरत है और रिट्स उसे एडवाइस देता है कि वो शैडो की हेल्प ले सकते हैं। मजाक भाई इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब अर्स वापस आ रहा होता है तब वो एक दरुई औरत से टकरा जाता है और जमीन चाट लेता है। वो नशेड़ी माफी मांगती है और लिन के कैफे में आती है वहाँ जॉब मांगने के लिए। लिन के रिक्वेस्ट करने पर ओनर उसे काम पर रख लेते हैं पर वो कुछ काम तो करती नहीं है, बस काम बढ़ाती है। लोगों को गलत ऑर्डर देना, काम के बीच में दारू पीना, लोगों के ऊपर खाना गिराना, इसे बस यही आता है। मजाक भाई उर्फ लिन कि वो पहले कहाँ काम किया करती थी। वो बताती है कि उसका एक भाई भी है। ये दोनों बचपन से ही गरीब थे पर एक बूढ़े ने इन्हें सहारा दिया और ये लोग उसी के लिए काम करते थे। पर थोड़े टाइम पहले वो बुढ़ा निपट गया। ये बुढ़ा वही गवर्नर है जिसका मर्डर हो गया और उसके बच्चे अब जायदाद के लिए लड़ रहे हैं। मिरेई ने काम छोड़ दिया था क्योंकि वो वहाँ पर बोर हो गई थी। अब मजाक भाई मिरेई को अर्स के पास लेकर जाते हैं। अर्स उसके स्टैट्स देखता है और पागल हो जाता है क्योंकि मिरेई हर चीज में अच्छी है, हर चीज में, और वो किसी भी तरह से इसे अपनी आर्मी में रखना चाहता है। रिट्स और रोजेल अर्स को सजेस्ट करते हैं उसे इस औरत को #अर्स आर्मी में नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये पहले गवर्नर के लिए काम करती थी और हो सकता है ये एक जासूस की तरह यहाँ आई हो क्योंकि इसका भाई थॉमस मार्क के लिए काम करता है। सब लोग अर्स को बहुत मना करते हैं पर फिर भी अर्स उसे हायर कर लेता है क्योंकि वो किसी इतने टैलेंटेड को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। अब अगले दिन रिट्स अर्स को बताता है मिरेई लोगों को सिखाना छोड़कर पूरे दिन दारू पीकर पड़े रहती है और जब ग्राउंड में आती है तब भी बस दारू ही पीते रहती है। जिसके बाद रोजेल वहाँ भागते हुए आता है और बताता है मिरेई ट्रेनिंग के नाम पर उसके पीछे कुत्ता दौड़ा रही थी। तभी इन्हें एक ब्लास्ट की आवाज आती है और सभी सैनिक तैयार होकर बाहर निकलते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि दुश्मनों ने इन पर हमला कर दिया है। पर मिरेई तो बस शार्लेट का मैजिक दिखना चाहती थी। यहाँ सभी लोग मिरेई से परेशान हो चुके हैं, इवन मेड्स भी। अर्स और शार्लेट को छोड़कर सभी लोग चाहते थे कि मिरेई यहाँ से चली जाए। मिरेई को रियलाइज होता है अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे खुद को साबित करना होगा, जिसके लिए ये लोग एक
मॉक बैटल करेंगे। रिट्स तो बस मिरेई को किसी भी हालत में भगाना चाहता था। रूल्स बस इतने थे, जो पहले दुश्मन के जनरल को मारेगा वो बैटल जीत जाएगा। जिसके बाद अब टीम बटनी थी। मिरेई की टीम में सिर्फ अर्स था और कोई भी नहीं। कोई एक सोल्जर भी मिरेई की टीम में जाना ही नहीं चाहता था। शार्लेट दूसरी टीम में थी क्योंकि वो मिरेई से फाइट करना चाहती थी। एंड में नए और कमजोर लोगों को मिरेई की टीम में भेज देते हैं ताकि वो लोग हार जाएं। अब ये लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। अर्स मिरेई से पूछता है क्या वो जीत भी पाएंगे, क्योंकि दूसरी टीम में रेड्स है जो खुद में ही वन मैन आर्मी है, और तो और उनके पास शार्लेट है जो कमाल की जादूगर है। मिरेई सोल्जर्स के मुंह में कह देती है नॉर्मल सिचुएशन में तो हमारा जीतना नामुमकिन है क्योंकि हमारी टीम में लूजर्स भरे पड़े हैं। वो लोग कहते हैं मिरेई को ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो लोग अभी नए हैं और अभी सीख रहे हैं। दूसरी तरफ रेड्स का प्लान था, उनकी टीम में 2 यूनिट बनेगी। आगे रेड्स होगा जिसके साथ आधी सेना होगी, और उसके थोड़ा पीछे रोज़ेल होगा जिसके पास आधी सेना होगी, और शार्लेट भी उसी के साथ होगी। अगर मिरेई रोज़ेल पर अटैक करेगी तो शार्लेट साउंड मैजिक का यूज करके इन्हें सिग्नल देगी, जिससे रिट्स अपनी सेना को वापस लेकर आएगा और ये लोग अपने जनरल को बचा लेंगे। रिट्स को पूरा यकीन था कि वो ही ये बैटल जीतेगा क्योंकि उसके पास बेहतरीन सोल्जर है। अब बैटल शुरू होती है। रिट्स प्लान के मुताबिक आगे जा रहा था, तभी उसे पीछे से साउंड मैजिक की आवाज आती है और वो भागते हुए वापस जाता है। पर ये शार्लेट ने नहीं बल्कि मिरेई के टीम के एक सोल्जर ने किया था। वो कहता है कि उन्हें रिट्स की टीम ज्वाइन करनी है, जिसके बदले में वो इन्हें मिरेई का प्लान भी बता देगा। मिरेई का प्लान था कि वो रिट्स की यूनिट को ट्रेनिंग एरिया में ले जाकर बंद कर देगी और दूसरी यूनिट के जनरल रोज़ेल को मारकर जीत जाएगी। पर रिट्स को यकीन था अर्स इतने घटिया प्लान के लिए तो कभी हामी नहीं भरेगा। वो लड़का कहता है हाँ मैं झूठ बोल रहा था, क्योंकि मिरेई का असली प्लान है कि मैं ऐसा दिखावा करूं कि मैं मिरेई को धोखा दे रहा हूं ताकि तुम लोग वहां पहुंच जाओ जहां वो तुम्हें लाना चाहती है। पर वो सच में चाहता है कि मिरेई हार जाए ताकि उसे मिरेई को झेलना ना पड़े। इन्हें ऐसे एक्ट करना है कि ये लोग उनके प्लान में फंस चुके हैं। जब ये साउंड मैजिक का यूज करेगा तब मिरेई अटैक करेगी, पर प्लान को फेल करने के लिए ये साउंड मैजिक नहीं यूज करेगा। रिट्स सेफ रहने के लिए इसकी छड़ी छीन लेता है, पर उसके पास एक और छड़ी थी। अब ये रिट्स की नजरों में गद्दार साबित हो जाता है जो इनके साथ धोखा करने वाला था। अब रिट्स मिरेई के सोल्जर्स पर पीछे से हमला कर देता है। हमला करने पर उसे पता चलता है कि ये तो स्केयर क्रोज हैं, जिसे खुद अर्स लगा रहा है। अब रिट्स का सीधा टारगेट अर्स है क्योंकि जनरल गया, गेम खत्म। मिरेई के पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता। वो अर्स को अपनी पीठ में बैठाती है और बस भागते रहती है और रिट्स उसका पीछा कर रहा था। इनकी ये बैटल बाकी सभी लोग पहाड़ों की ऊंचाइयों से देख रहे थे। ये लोग तो मस्त टेंट वेंट लगा कर आए थे। चलो 3-4 दिन तो रील देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब रिट्स के सैनिक ने अर्स को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, तभी वो ट्रैप में फंस जाते हैं जिसे कि मिरेई ने बिछाया था, और इससे अर्स काफी इम्प्रेस होता है। एक ट्रैप में तो रिट्स भी फंस जाता है, पर वो हार नहीं मानता और दोबारा अर्स के पीछे भागने लगता है। अब रिट्स बहुत ज्यादा ही गुस्से में था, जिसके बाद मिरेई इन पर साउंड बॉम्ब फेंकती है, पर रिट्स स्मार्ट है, वो इनसे भी बच जाता है। पर अब उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। लीशिया को जेलसी होती है क्योंकि मिरेई अर्स को अपनी पीठ पर बैठाकर भाग रही है, और लीशिया रिट्स को सपोर्ट करने लगती है ताकि मिरेई हार जाए। मैं तो ना सहती लीशिया बहन। दूसरी तरफ रोज़ेल और शार्लेट अपनी यूनिट के साथ जा रहे होते हैं, तभी मिरेई की पूरी सेना इन्हें घेर लेती है जो कि इनसे डबल थी। अब ये लोग भी यहाँ फंस जाते हैं, इसीलिए शार्लेट रोज़ेल को लेकर भागने लगती है। कुछ लोग लड़ रहे थे तो कुछ रोज़ेल का पीछा कर रहे थे। अब शार्लेट अपने साउंड बॉम्ब का यूज करती है, पर वो खुद भी टैब बोल जाती है। अब रोज़ेल अकेले ही भागता है, और बस यही था मिरेई का असली प्लान। उसका टारगेट रिट्स नहीं रोज़ेल है। बेचारे अर्स की हालत खराब हो जाती है जब मिरेई अपनी स्पीड बढ़ाती है, और रिट्स का गुस्सा देखकर तो अर्स को रोना आने लगता है। तभी सामने से रोज़ेल आता है। अब यहाँ पर जो पहले जनरल को मारेगा वो टीम जीत जाएगी। मिरेई का टारगेट रोज़ेल है और रिट्स का टारगेट अर्स है। अर्स रिट्स की तरफ साउंड बॉम्ब फेंकता है और इतने में मिरेई रोज़ेल को मार देती है, जिससे मिरेई की टीम जीत जाती है। ये सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनके पास पावर तो नहीं थी, पर फिर भी मिरेई की स्मार्टनेस की वजह से ये लोग बैटल जीत गए। रिट्स सबके सामने मिरेई से माफी मांगता है कि उसने उसकी काबिलियत पर सवाल उठाए। रोज़ेल को भी समझ आ जाता है कि मिरेई उसे दौड़ा क्यों रही थी, और शार्लेट को तो पहले से पता था कि मिरेई कितनी ऑसम है। मिरेई बताती है वो लोग हार तो गए, बट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मिरेई के इतना पास कोई नहीं आ पाया जितना रिट्स आया है। उन्हें रोज़ेल पर भी नाज है, और सबसे ज्यादा अर्स पर, जिसने मिरेई पर भरोसा किया। मिरेई को तो यकीन है एक दिन अर्स किंग भी बन जाएगा, जिसमें मिरेई उसका साथ देगी। शाम
शाम को ये लोग भयंकर पार्टी करते हैं। मिरेई तो शॉट पे शॉट मारे जा रही थी। पूरी रात ये लोग मस्त एंजॉय करते हैं और अगले दिन लीशा अपने घर वापस निकल जाती है, पर मिरेई अभी भी पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ रिट्स सभी को अच्छी ट्रेनिंग दे रहा था। तभी अर्श को एक लेटर मिलता है कि कोरन ने उसे अगली मीटिंग पर बुलाया है, जिसमें वो मिरेई को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है। जिसके बाद #अर्श आर्मी सैम्पलर सिटी की ओर निकल जाती है और दरुई मिरेई तो छत पर बैठकर भी सिर्फ पौवे ही चढ़ा रही थी। अर्श उससे कहता है कि उन्हें मीटिंग में जाने से पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेना चाहिए, पर मिरेई का मानना था जब मौसम इतना सुहाना हो तो उसे बस एंजॉय करना चाहिए दारू पीकर। रिट्स भी अर्श को रिलैक्स करने बोलता है, वरना वो मीटिंग में सबके सामने हक देगा। इनके रास्ते में एक ओशन भी पड़ता है, जिससे शार्लेट काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार समुंदर देखा था। इनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम था, इसीलिए ये लोग बीच पे घूमने जाते हैं। शार्लेट कहती है जब यहाँ इतना सारा पानी है तो राजस्थान सप्लाई कर देना चाहिए, पर जल्दी उसे पता चल जाता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तू समझा? नहीं, तू नहीं समझा। समझ आया तो कमेंट करो। मिरेई कहती है शार्लेट समुंदर देखकर इतना हैरान हो गई तो जब वो बाकी जगह देखेगी जैसे वॉल्केनिक आइलैंड, केदारनाथ की खूबसूरती और बर्फ से ढके पहाड़, तब तो वो कितनी हैरान होगी। और शार्लेट से प्रॉमिस करता है एक बार ये वार खत्म हो जाए उसके बाद हम सब एक ट्रिप पर चलेंगे। यार कुछ भी कहो, अर्श दिल का तो बहुत अच्छा है। वो अपने लोगों की कितनी परवाह करता है और एक हमारी गवर्नमेंट है जो कि बिक चुकी है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब ये लोग कासल पहुंच जाते हैं। इस बार भी लोग अर्श को बस घूरे ही जा रहे थे कि इतने छोटे डोमेन का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। तभी उसे लॉर्ड लुमेर मिलते हैं जो कि अर्श को यहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वहाँ लॉर्ड कोरन भी आते हैं जो सबसे पहले अर्श से मिलते हैं। वो मिरेई को अर्श के साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। लोग बातें करने लगते हैं, ये मिरेई तो पुराने गवर्नर की एडवाइजर है, ये यहाँ क्या कर रही है। कोरन उससे कहते हैं जब मैंने तुम्हें मेरी साइड ज्वाइन करने का ऑफर दिया था तब तो तुमने मना कर दिया था, पर अब तुम अर्श के साथ क्या कर रही हो। मिरेई कहती है मुझे लगता है मेरे लिए अर्श तुमसे एक बेहतर मास्टर है। लोग गुस्सा करने लगते हैं कि उन्हें मिरेई को अपने साथ नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो एक जासूस भी हो सकती है। कोरन सबको समझाते हैं उन्हें अर्श पर पूरा भरोसा है। अगर अर्श ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा। जिसके बाद अब वार काउंसिल शुरू होती है। एक बंदा बताता है इनकी आर्मी में 1,10,000 लोग हैं, पर मार्क के पास 20,000 लोग ज्यादा हैं। पर इनके पास भी ट्रेडिंग सिटी सैम्पलर है, जिसका मतलब ज्यादा रिसोर्सेस और ज्यादा रोकड़ा। कोरन कहता है मार्क के पास ज्यादा टैलेंटेड लोग भी हैं, इसका मतलब कोरन के जीतने के चांसेस कम हैं। अब दूसरा बंदा सजेस्ट करता है कि कोरन को ईस्ट की एक सिटी बेल्जेट को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए क्योंकि बेल्जेट में सिक्योरिटी कम है और वो एक बड़ी सिटी है, जिससे वहाँ के सारे नोबल्स इनकी साइड हो जाएंगे। सभी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। तभी मिरेई उठती है और सबकी बेइज्जती करते हुए कहती है तुम सब कितने बेवकूफ हो जिन्हें ये सड़ा सा आइडिया पसंद आया। लोगों को तो गुस्सा ही आ जाता है और वो मिरेई पर हमला करने लगते हैं, पर कोरन उन्हें रोक देते हैं और मिरेई की पूरी बात सुनते हैं। अगेन मिरेई सबसे पहले बेइज्जती करती है, फिर समझाती है कि अगर ये लोग बेल्जेट पर हमला करेंगे तो यकीनन मार्क सैम्पलर पर हमला करेगा और ये लोग उसे बचाने के चक्कर में बेल्जेट को छोड़कर आएंगे। इससे इनकी कितनी बेइज्जती होगी। लोग इन्हें कायर भगोड़े कहेंगे और जो लोग अभी इनकी साइड है वो भी इनकी साइड छोड़कर मार्क के पास चले जाएंगे। असल में मार्क तब तक हमला नहीं करेगा जब तक उसके जीतने के चांसेस 100% हो और फिलहाल कोरन के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अभी तो ये लोग सेफ हैं, पर यहाँ के लोगों का ईगो हर्ट हो चुका था और वो लोग मिरेई पर चिढ़ने लगते हैं। कोरन उन्हें शांत कराते हैं और मिरेई से उसका प्लान पूछते हैं, जिसके लिए वो रोजेल को आगे करती है। रोजेल बताता है इनका बेल्जेट पर हमला करना एक बहुत अच्छा प्लान है, पर ऐसा करने से ये लोग सैम्पलर सिटी भी खो देंगे, तो इन्हें अपने डिफेंस को मजबूत करना होगा, जिसके लिए इन्हें अपने दुश्मनों को यकीन दिलाना होगा कि अगर वो लोग सैम्पलर पर हमला करेंगे तो पैराडाइल किंगडम भी उन पर हमला कर देगा। पर दिक्कत ये थी पैराडाइल इनकी मदद क्यों करेगा। रोजेल कहता है ये लोग समर फोर्स के किंग को ही खरीद लेंगे। किंग अभी सिर्फ 17 साल का है और सारी पावर्स उसके रिटेनर्स के पास है, जिन्हें पैसों के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं है। जब किंग ही इनकी साइड होगा तो पैराडाइल खुद ही इनकी साइड हो जाएंगे क्योंकि वो किंग के लिए लॉयल हैं। लॉर्ड कोरन को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो पैराडाइल के सेटलमेंट की जिम्मेदारी अर्श को ही सौंप
देते हैं। अर्स को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा काम उससे मिला है। इसी खुशी में ये लोग अपना जश्न मना रहे थे, पर अब प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग किंग को कन्विंस कैसे करेंगे। और तब अर्स को लीशा याद आती है, जिसमें डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा है। अरे मतलब किसी से बात मनवाना, किसी को मोहनी देना। मुझे तुम्हार लीशा तो अर्स को देखकर पागल ही हो जाती है और वो उसकी बात सुनना छोड़कर खुद ही चप्पड़ चप्पड़ लगे रहती है। वो अर्स को अपना शहर दिखाती है क्योंकि अर्स यहाँ पहली बार आया था और उसे अब अर्स और भी ज्यादा पसंद है क्योंकि वो एक अच्छा लीडर है। अब बातें करते करते लीशा अर्स के क्लोज आ जाती है और अर्स को लगता है आज तो उसकी लॉटरी ही लग गई क्योंकि उसे चुम्मी जो मिलने वाली थी। पर तभी अचानक से लीशा को याद आता है उसने अर्स को अपना गार्डन तो दिखाया ही नहीं। अब अर्स लीशा से काम की बात करता है कि उसे लीशा की जरूरत है, पर वो सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि उन्हें दूसरे किंगडम जाना होगा। लीशा तो अर्स के साथ जाने के लिए एक टांग से तैयार हो जाती है, पर बदले में अर्स को कुछ देना होगा। समझ रहे हो आप? अर्स सोचता है कहीं ये मुझसे वो ना मांग ले। असल में लीशा को वार खत्म होने के बाद अर्स से शादी करनी थी क्योंकि उसे अर्स से लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है और वो अपने आगे की जिंदगी लैम्बर्ग में ही बिताना चाहती है। अर्स को रियलाइज होता है लीशा उससे कितना ज्यादा प्यार करती है, उसने कितनी बार अर्स की मदद की है। अर्स को भी लीशा से लव एट फर्स्ट साइट हो चुका था, बस उसे समझने में थोड़ा टाइम लग गया। अभी 9-10 साल का बच्चा है ना, इसीलिए अर्स लीशा को तुरंत ही शादी के लिए प्रपोज कर देता है क्योंकि वार में जाने के बाद पता नहीं उसके साथ क्या होगा, इसीलिए वो लीशा से अभी शादी करना चाहता है। लीशा शर्माते हुए इमोशनल होकर उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद ये दोनों चुम्मा चाटी करते हैं। बस भाई बस बहुत हो गया, अब नहीं देख सकती मैं। सेम ऐसा ही रिएक्शन लीशा के बाप का भी था जब उसने अपनी शादी की बात बताई, पर फिर भी वो अपने अब्बा को मना लेती है। चलो किसी के अब्बा तो माने। और इसी बात पर ये लोग खूब जश्न मनाते हैं और ऐसे इन दोनों की शादी हो जाती है। यार लेकिन बाल विवाह करना तो इलीगल है ना? ओ सॉरी, ये तो राजस्थान से है। जिसके बाद अर्स लीशा को बिहा कर अपने घर ले आता है और अब उसका प्लान था कि ये लोग सैम्पलार सिटी से एक शिप में बैठकर इंपीरियल कैपिटल मतलब किंग के पास जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर शाकमा से भीख मांगेंगे कि वो इनके साथ पैराडाइल की मीटिंग फिक्स कर दें और बस उसके बाद ये लोग पैराडाइल को अपने साइड कर लेंगे। लीशा ने लॉर्ड लुमेर को भी अपने साथ चलने का ऑफर दिया था क्योंकि अगर सिर्फ ये चिल्हर पार्टी जाएगी तो वहाँ कोई भी इन्हें सीरियस नहीं लेगा। मेरे लीशा से काफी इम्प्रेस होती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि वो अर्स की एक अच्छी पत्नी बनेगी। पत्नी की बात सुनकर शार्लेट तो चिढ़ ही जाती है और कहती है अर्स सिर्फ मेरा है। पर लीशा की दो मीठी मीठी बातें सुनकर शार्लेट सब भूल जाती है। जिसके बाद ये लोग सैम्पलार सिटी के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में सफर का मजा भी उठा रहे थे। कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मजा आ रहा है। तभी इनकी फेरारी के पास एक अनजान आदमी आ जाता है। अरे ये तो मजाक भाई है। वो अर्स के लिए एक बहुत कीमती जानकारी लाए थे कि शीट्स किंगडम अब मार्क के साइड हो गया है और अगर इन्होंने वार शुरू की तो सबसे पहले लैम्बर्ग ही तबाह होगा। ये जानकर अर्स बहुत घबरा जाता है, पर लीशा उसे समझाती है ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो भी पैराडाइल को अपने साइड कर लेंगे, जिससे अगर मार्क ने उन पर हमला किया भी तो पैराडाइल उन पर ही हमला कर देगा, जिससे उनका भी उतना ही नुकसान होगा। इसीलिए वो लोग वार नहीं छेड़ेंगे। ये सुनकर अर्स को काफी सुकून मिलता है। कुछ ही देर में ये लोग सैम्पलार पहुंच जाते हैं। कोरन इन्हें बताते हैं मार्क शीट्स के साथ मिल गया है, जिस पर लीशा कहती है वो भी पैराडाइल को अपने साइड कर लेंगे और शीट्स को समझा देंगे अगर वो लोग उंगली करेंगे तो उनकी उंगली भी तोड़ दी जाएगी। अब कोरन भी लीशा से इम्प्रेस हो जाते हैं और अर्स से पूछते हैं क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है? अर्स तो भाई चिढ़ जाता है, बहन होगी तेरी साले, बंदी है मेरी। वेल ऐसे नहीं बोलता, प्यार से बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सॉरी पत्नी है। भूल जाती हूँ ना कि ये राजस्थान से है। फिर वहाँ लॉर्ड कोरन का बेटा लैंग आता है जो कि 20 साल का है और वो #अर्स आर्मी का मजाक उड़ाता है कि ये बच्चे क्या नेगोशिएशन करेंगे। कोरन उसे अपने टीममेट की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए डांटते हैं। जिसके बाद कोरन अर्स से अकेले में पूछते हैं क्या अर्स को लैंग में कोई टैलेंट नजर आया? अर्स कहता है लैंग के स्टैट्स उतने हाई नहीं है पर वो इतना काबिल है कि आगे राजपाट संभाल लेगा। ये सुनकर लॉर्ड कोरन को काफी शांति मिलती है। अब ये लोग इंपीरियल
इंपीरियल कैपिटल के लिए निकल रहे थे और लैंग भी इनके ही साथ जाना चाहता था क्योंकि वो इन लोगों को बस छोटे बच्चे समझता है जो मिट्टी में कंचे खेलते हैं और खुद नीरज चोपड़ा से भी लंबी लंबी फेंकता है कि वो अर्श के साथ जाकर उसका काम करवा देगा और अपने किंगडम को बचा लेगा। पर जब इनकी शिप चलने लगती है तो सबसे पहले इसे ही उल्टियां होती हैं मोशन सिकनेस की वजह से। वैसे शार्लेट को छोड़ के सभी का यही हाल था। तभी इन्हें एक बोट पर कुछ लोग हेल्प मांगते हुए नजर आते हैं। ये लोग उनकी मदद करते हैं पर जैसे ही शार्लेट उनके पास जाती है उनमें से एक बंदा शार्लेट के गले पर चाकू रख देता है और इन लोगों से उनका सारा पैसा मांगता है। ये लो वन पीस भी यहीं देख लो। पर इस वाले में एक फर्क है, ये वन पीस एक ही मिनट में खत्म हो जाता है क्योंकि शार्लेट एक कमाल की जादूगर है। वो इन लुटेरों को बंदी बना लेती है। अरे गर्लफ्रेंड वाला बंदी नहीं यार, कैदी वाला। लैंग फिर से आगे आगे होता है और इन लोगों को सजा दिलाने की बात करता है। तभी अर्श नोटिस करता है इनके पास रसोड़े वाला चाकू है, जिसका मतलब ये लोग समुद्री लुटेरे नहीं हैं। वो लोग बताते हैं कि वो इंपीरियल कैपिटल के मछुआरे हैं पर पैसों की दिक्कत की वजह से ये लोग बहुत ज्यादा कर्ज में आ चुके हैं और उसी कर्ज को चुकाने के लिए इन्हें चोरी चकारी करनी पड़ती है। लैंग को फिर भी इनसे कोई मतलब नहीं था, वो तो बस इन्हें सजा दिलाना चाहता है। पर अर्श इन्हें कुछ कीमती चीज देता है जिसे बेचकर इन्हें अच्छा पैसा मिल जाएगा। एक सेंस में अर्श इन्हें लोन दे रहा है, वो भी नो कॉस्ट EMI पर ये बात लैंग को पसंद नहीं आती कि अर्श इन पर कैसे भरोसा कर सकता है। अर्श उसे समझाता है वो लॉर्ड ही क्या जो अपने लोगों पर भरोसा ही ना करे। जब वो अपने लोगों पर भरोसा करेगा तभी तो लोग उस पर भरोसा करेंगे। अब कुछ ही देर में ये लोग इंपीरियल कैपिटल पहुंच जाते हैं जहां इन्हें एक ही चीज दिखती है, अमीर और गरीब के बीच का डिफरेंस। यहाँ पर सिर्फ दो टाइप के लोग हैं, अमीर और गरीब। कोई मिडिल क्लास नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर शाकमा है उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, अपने किंगडम के लोगों से नहीं। अब अगले दिन ये लोग शाकमा से मिलने जाते हैं और लीशा ने अपना पूरा हुलिया ही बदल लिया था। उसने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थे और बहुत सारी ज्वेलरी भी पहनी हुई थी। शाकमा आते ही बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पैसों की बात करता है। वो अपना प्राइस 5000 गोल्ड कॉइन रखता है, पर दिक्कत ये थी कि इनके पास सिर्फ 2000 गोल्ड कॉइन थे। लीशा शुरुआत में 500 गोल्ड कॉइन ऑफर करती है। शाकमा डायरेक्टली कहता है उसे 5000 गोल्ड कॉइन चाहिए वरना काम नहीं होगा। अर्श की फटी पड़ी थी कि अब क्या होगा, पर लीशा मुस्कुराते हुए कहती है तुम मजाक कर रहे हो ना, क्योंकि 5000 गोल्ड कॉइन तो इंपीरियल कैपिटल के एनुअल बजट से भी ज्यादा है, इतने तो तुम्हें मिल ही नहीं सकते, इसीलिए 800 गोल्ड कॉइन में मान जाओ। पर शाकमा को तो और ज्यादा पैसे चाहिए थे और लीशा उसे 900 गोल्ड कॉइन ऑफर करती है। शाकमा इसके लिए भी मना करता है। एंड में लीशा 1000 ऑफर करती है और कहती है उनके पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं और शाकमा मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। पर ये बहन का पकोड़ा बीच में हक देता है, हमारे पास तो 2000 गोल्ड कॉइन है ना। अब ये सुनकर शाकमा सीधा ही मना कर देता है क्योंकि इन लोगों ने उसके साथ गद्दारी की। वो वहाँ से जाने लगता है और उसे पूरे 2000 गोल्ड कॉइन देने के लिए भी तैयार हो जाता है। पर शाकमा चाहता है अर्श 2000 गोल्ड कॉइन इंपीरियल कैपिटल को दे और शाकमा को अलग से रिश्वत दे। पर इन्हें पैसे लेने सैम्पलार वापस जाना होगा क्योंकि उनके पास 2000 से ज्यादा तो है ही नहीं। और उसकी फटके 74 हो जाती है कि अब उसे फिर से इतनी दूर वापस जाना होगा और पैसे लेकर आना भी होगा। पर ये बहन का पकोड़ा कहता है इन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्दी से पैसे लेकर वापस आ जाना चाहिए। भाई लीशा का तो बहुत गंदा दिमाग खराब हो चुका था। वो भागते हुए शाकमा के पास जाती है और उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। ये कौन सी पेमेंट है, जी पे? भाई बहुत डार्क नहीं हो रहा। अर्श बेचारा जल्दी से उसे अपना जैकेट पहनाता है। लीशा अपने महंगे कपड़े और ज्वेलरी शाकमा को ऑफर करती है जिनकी कीमत 500 गोल्ड कॉइन के आसपास थी। और क्योंकि अब शाकमा को रिश्वत मिल जाती है वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। रात को ये लोग इसी मैटर में डिस्कशन कर रहे थे पर लैंग इनसे नाराज था क्योंकि ये लोग अपना काम निकलवाने के लिए झूठ फरेब का सहारा ले रहे हैं। लॉर्ड लुमेर उसे समझाते हैं लैंग अंबानी के घर में पैदा हुआ है और उसके पास हमेशा से इतनी पावर रही है कि उसे कभी झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर अर्श और लीशा के पास वो पावर्स नहीं है, इसीलिए लीशा झूठी और अर्श मक्कार है। उन्हें अपने लोगों की बहुत परवाह है, इसलिए वो लोग झूठ बोल रहे हैं। पर तुम्हारे एक्स को तुम्हारी परवाह नहीं है, उसे टेक्स्ट करना बंद करो। पर अगेन इस बहन के पकोड़े को ये बात समझ नहीं आती और वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। अगले एक हफ्ते में शाकमा ने पैराडाइल को इन्विटेशन लेटर भेज दिया था और वो लोग मीटिंग के लिए आ भी जाते हैं। पैराडाइल के मिनिस्टर कहते हैं हमें पता है तुम मिशन को
एक अलग देश बनाना चाहते हो। तुम ये सब सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हो। इससे पहले कि अर्स कुछ कह पाता, मिनिस्टर उसे चुप करा देते हैं और लैंग से जवाब मांगते हैं। लैंग कहता है, इंडिपेंडेंस हम नहीं, हमारा दुश्मन मार्क चाहता है। वो ही मिशन को एक अलग देश बनाना चाहता है, हम नहीं। लैंग के मुंह से ये बात सुनकर मिनिस्टर तुरंत ही इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं ताकि ये लोग फ्यूचर में मिलजुल कर रह सके। अर्स को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग इतनी आसानी से तैयार कैसे हो गए। अब लीशिया अर्स को बताती है, उस दिन रात में नाराज होने के बाद लैंग लीशिया के पास गया था। वो लीशिया से माफी मांगता है उन्हें गलत समझने के लिए और लीशिया की मदद भी मांगता है ताकि वो मिशन के कुछ काम आ सके। लीशिया उसे एक एडवाइस देती है कि उससे जितनी ज्यादा हो सके वो उतनी डिनर पार्टीज अटेंड करे। लैंग ऐसा ही करता है और पूरे कैपिटल में ये बात फैल जाती है कि लैंग बेवकूफों की तरह बिना सोचे समझे सच बोल देता है। लैंग ने ये भी फैला दिया था कि मार्क ही मिशन की इंडिपेंडेंस चाहता है और इसीलिए मिनिस्टर इनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। अर्स लैंग का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी वजह से ही ये नेगोशिएशन हो पाया। जिसके बाद ये लोग शीट्स के पास भी जाते हैं और उन्हें भी समझा देते हैं अगर वो लोग कोरन से लफड़ा लेंगे तो खुद ही पेले जाएंगे। जिसके बाद ये लोग सैम्पलर सिटी वापस आ जाते हैं। कोरन को लैंग की चिंता हो रही थी क्योंकि वो बिना बताए गया था। लैंग अपनी हरकतों के लिए माफी मांगता है और अपनी ट्रेनिंग करने चले जाता है। अर्स देखता है पहले के मुकाबले उसके स्टैट्स अब इंक्रीज हो गए हैं। इनाम के तौर पर लॉर्ड कोरन अर्स को 100 गोल्ड कॉइंस देते हैं। अर्स सोचता है इन पैसों से तो वो एक लैम्बर्ग के कुएं ठीक करवा सकता है और सैनिकों की तनख्वाह भी बढ़ा सकता है। जिसके बाद लॉर्ड कोरन लुमेर और अर्स को अगले मिशन के बारे में बताते हैं। इन्हें अल्फ्राडा डिस्ट्रिक्ट को अपने कब्जे में करना है। दूसरी तरफ लैम्बर्ग में मिरेई रोज़ेल को ट्रेनिंग करा रही थी, तभी वहाँ रिट्स आता है और मिरेई की दारू छीन लेता है और रोज़ेल से कहता है, ये दरुई पूरे दिन दारू पीकर भंड रहती है, ये तुम्हें क्या ही सिखाएगी। मिरेई कहती है, तुम कितने रूड हो, अगर अर्स होता तो ऐसा कभी नहीं कहता। अर्स का नाम सुनकर रिट्स तो पागल ही हो जाता है। उसे बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है कि कहीं अर्स को किसी डायनासोर ने तो नहीं खा लिया। मुझे लॉर्ड को बचाने के लिए जाना होगा। तभी वहाँ अर्स अपनी पलटन के साथ पहुँच जाता है। रिट्स और रोज़ेल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। अब 2 दिन में अर्स को बैटल के लिए निकलना था, इसीलिए वो अपनी महबूबा के साथ एक छोटी सी डेट पर जाता है। लैम्बर्ग के लोगों को भी बैटल के बारे में पता चल गया था और उन्हें अर्स की चिंता हो रही थी, पर अर्स उन्हें समझाता है, मैं आप सभी के लिए इस बैटल को जरूर जीतूंगा। शाम को घर जाने से पहले अर्स अपने फादर से मिलने जाता है। वो उनके लिए फूल भी लेकर जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है जो भी इन 2 हफ्तों में उसके साथ हुआ। वो किन किन लोगों से मिला, उसने क्या क्या किया और अब वो अपने पहले वार में भी जा रहा है। अर्स अपने फादर का आशीर्वाद लेता है और तभी वहाँ रिट्स, शार्लेट और रोज़ेल भी आ जाते हैं। वो भी लॉर्ड ड्राविन को फूल चढ़ाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि वो लोग इस बैटल में अर्स को जरूर जिताएंगे। अगले दिन अर्स अपनी #अर्स आर्मी के साथ सैम्पलर सिटी पहुंच जाता है। वहाँ केनेर, टॉर्बेक्वेस्टा, कुमेर और लैम्बर्ग की आर्मी थी। कोरन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ आने के लिए। वो सभी को बताते हैं मार्क को हराने के लिए उन्हें एर्सेंटेस को अपने कब्जे में करना होगा, जिसके लिए इन्हें सबसे पहले बर्टुडू को जीतना है। जिसके बाद ये लोग अल्फाडा और शंक सिटी को अपने कब्जे में करेंगे। लॉर्ड कोरन और बाकी सभी सैनिक बहुत ज्यादा जोश में थे बैटल में जाने के लिए और उन्हें देखकर अर्स भी जोश से भर जाता है। ये लोग अब अल्फाडा सिटी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते भर अर्स बहुत ज्यादा नर्वस था क्योंकि उसकी पहली बैटल है, पर अर्स के साथ ही उसे हिम्मत देते हैं कि वो लोग मिलकर ये बैटल जरूर जीतेंगे। कुछ ही देर में ये लोग अल्फ्राडा कासल के पास पहुंच जाते हैं, पर इनके हमला करने से पहले ही कासल के ट्रूप सफेद झंडे फहरा देते हैं, अर्थात उन लोगों ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। असल में दुश्मनों ने पहले ही देख लिया था वो लोग कोरन की आर्मी से नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने इनका टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि इन्हें फिर पनवेल भी तो निकलना है, अरे वो सम्ख सिटी। और ऐसे लॉर्ड कोरन ने अल्फाडा सिटी को जीत लिया। दूसरी तरफ सम्ख कासल में थॉमस, जो कि मिरेई का भाई है, लॉर्ड फ्रेड से मिलने खुद आया है। वो फ्रेड से कहता है, तुम वार की चिंता मत करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, लॉर्ड वासमार्क तुम्हें नहीं हारने देंगे। इतना कहकर थॉमस वहाँ से कट लेता है। फ्रेड की बेटी सेलिना गोमेज अपने बाप से कहती है कि उसका बाप कितना बड़ा फट्टू है, वो थॉमस के आगे झुक क्यों गया। दूसरी तरफ #अर्स आर्मी अपनी प्लानिंग कर रही थी। रोज़ेल कहता है सम्ख कासल 3 अलग कासल से घिरा हुआ है जिसमें कम से कम 1000 सैनिक होंगे और इसीलिए ये लोग 3 ग्रुप बनाएंगे जिसमें 4-4 हजार लोग होंगे। ये लोग तीनों कासल में एक साथ हमला कर देंगे और एंड में संख कासल को खुद ही सरेंडर करना
करना पड़ेगा। कोरन का प्लान था वो अपनी आर्मी के साथ मेन कासल के पास ही रहेंगे और जैसे ही तीनों कासल पर ये लोग कब्जा कर लेंगे, लॉर्ड कोरन इन्हें ज्वाइन करके सम्ख सिटी को भी जीत लेंगे। कोरन अर्स आर्मी को वाकुमाकुरा कासल की जिम्मेदारी देता है। अब संडे को बढ़िया नहा धोकर ये लोग वाकुमाकुरा कासल के पास आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कासल में सेलिना गोमेज को भी इस बारे में पता चल गया था और वो अपने मैजिक से कासल पर एक बैरियर बना देती है, जिसे देखकर आर्मी के सारे मेज उस पर हमला करते हैं, पर बैरियर को कुछ नहीं होता। पर जब शार्लेट हमला करती है तो बैरियर एक ही बार में टूट जाता है, पर सेलिना गोमेज दोबारा एक बैरियर बना लेती है। ये देखकर अर्स चौंक जाता है और शार्लेट उसे बताती है वो भी कोई छोटी बच्ची नहीं है, ये तो उसके लिए दाएं हाथ का खेल है। दूसरी तरफ सेलिना भी शार्लेट के अटैक की तारीफ करती है। अब रॉबर्ट को अपने मैजिक से पता चलता है, एक मिनट, इसकी हेयर स्टाइल देखो भाई, ये सभी कैरेक्टर को लड़की बना रखा है। तो इसे अपने मैजिक से पता चलता है इनके तरफ 1000 ट्रूप्स की आर्मी आ रही है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि जैसा रोज़ेल ने सोचा था वैसा ही हो रहा है और प्लान को फॉलो करते हुए ये लोग आसानी से जीत जाएंगे। पर तभी रॉबर्ट बताता है 1000 के पीछे 10,000 की आर्मी आ रही है। थॉमस ने सारी ही आर्मी एक ही कासल को प्रोटेक्ट करने में लगा दी। ये लोग बहुत गंदा फंस चुके थे, क्योंकि अगर ये लोग वापस भी जाएं तो दुश्मनों से टकरा जाएंगे और इनका बहुत नुकसान होगा। पर अगर ये लोग दुश्मनों के आने से पहले कासल पर कब्जा कर लें और लॉर्ड कोरन के आने तक दुश्मनों को रोक कर रखें तो ये लोग जीत सकते हैं। पर कासल के बैरियर को तोड़ने में भी तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसीलिए लॉर्ड कोरन सभी को वापस चलने के लिए बोलते हैं। अर्स का मुंह उतर जाता है क्योंकि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहता था। वो रिट्स से पूछता है क्या वो बैरियर के टूटने तक दुश्मनों को उलझाए रख सकता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि 4000 लोग 10,000 लोगों को कैसे रोकेंगे। पर रिट्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो अकेले ही आधी सेना से निपट सकता है। और तो और शार्लेट को भी बैरियर तोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी तरफ सम्ख के ट्रूप्स बात करते हुए आ रहे थे, थॉमस का प्लान कितना ढांसू है, हम उन चिंदियों को पीछे से हमला करके हरा देंगे। तभी रिट्स अपनी सेना के साथ उन पर ही हमला कर देता है। रिट्स को देखकर इनकी अलग ही फट जाती है। वो लोग रिट्स के आगे टिक ही नहीं पा रहे थे। नंबर में कम होने के बाद भी लैम्बर्ग की आर्मी दुश्मनों को अच्छी टक्कर देती है। इधर सारे मेजेस उस बैरियर को बार बार तोड़ रहे थे और सेलिना गोमेज उसे बार बार बना रही थी। तो अब जीतेगा तो वही जिसका मैजिक वाटर पहले खत्म होगा, और यकीनन दुश्मनों ने इसका इंतजाम पहले से कर रखा होगा। अगर अर्स आर्मी को जीतना है तो उन्हें दुश्मनों की मैजिक वाटर की सप्लाई को रोकना होगा, पर वो तो बहुत मुश्किल है। तभी सेलिना गोमेज अपने बैरियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेती है। अब शार्लेट का आतामाजी सटकली हो जाता है और वो अपने सारे मैजिक वाटर का एक ही बार में यूज करके अपना सबसे पावरफुल स्पेल कास्ट करती है। ये स्पेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। सेलिना कासल को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो शार्लेट के आगे नहीं टिक पाती और उसके मैजिक वाटर की सप्लाई टूट जाती है। और अब कासल भी फ्री हो चुका था, जिसके बाद शार्लेट चक्कर खाकर ऐसे गिरती है जैसे स्कूल में प्रेयर करते टाइम बच्चे गिरते हैं। इतनी देर में रिट्स भी सैनिकों से निपट कर वापस आ जाता है। सोचो 4000 लोगों ने 10,000 लोगों को हरा दिया। लेजेंड भाई लेजेंड। टीम वर्क और हार्ड वर्क की वजह से लॉर्ड कोरन ने सम्ख सिटी को भी जीत लिया। पर अभी तो वार शुरू हुई है, आगे क्या होगा वो जानने के लिए सब्सक्राइब